अध्याय 21 क्लेयर एम्बर ब्लेड। देखो, पहला क्रिम्सन आखिरकार उस घृणित प्राणी से मिल गया। इतनी सब कुछ होने के बाद भी वह इतना शांत कैसे है? बेशक वो है, हम एक क्रिम्सन की बात कर रहे हैं। क्या आपने उसे उन 4 लोगों में नहीं देखा जिन्होंने अपना संयम बनाए रखा? मैंने किया, लेकिन यह एक संयोग जैसा लग रहा था। क्या, कितनी क्रूरता! सदमे और विस्मय के बीच फंसी आवाज रुक गई। इतनी दुर्भावना! मुझे पता था कि यह एक संयोग था। आपका पुत्र अद्भुत है, लॉर्ड सिलास। कमरा कानाफूसी के शोरगुल से गूंज उठा, प्रशंसा, ईर्ष्या और सूक्ष्म चापलूसी शब्दों में घुल मिल गई। पुरुष और महिलाएं अपनी सीटों पर आगे झुक गए, उनकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी थीं, क्योंकि विलियम्स भयावह फुर्ती से आगे बढ़ रहा था। उसका युद्ध हथौड़ा, पत्थर और खून का एक धुंधला सा मंजर था। हर वार हड्डी को चकनाचूर कर देता था, हर कदम तबाही मचाता था। उसका चेहरा भयावह रूप से शांत था, मानो वह शिकार से पूरी तरह ऊब चुका हो। उस भयानक जीव की चीखें कुचले हुए मांस के गीले कुरकुरेपन के साथ मिल गईं। उसकी चारों आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ शिकारी नहीं है। वहां मौजूद लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, एक दूसरे से होड़ लगाते हुए तारीफों और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों में एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे थे। ये राजनीति का एक खतरनाक खेल था, सच्ची प्रशंसा की आड़ में चापलूसी, मीठे शब्दों के नीचे छिपे व्यंग्य। साइलस का चेहरा भावहीन बना रहा, उसकी लाल आंखें स्क्रीन से हटी ही नहीं। उसके होठों की हल्की सी मुस्कान ही उसकी संतुष्टि का संकेत दे रही थी। ओह, इधर आओ, कुलपति एम्बरब्लेड, आपकी बेटी, किसी ने पुकारा, जिससे कमरे का ध्यान स्क्रीन के दूसरे हिस्से की ओर आकर्षित हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टूटे हुए पेड़ों और झुलसी हुई जमीन से भरे एक परिदृश्य में नीले बालों वाली एक लड़की स्थिर खड़ी थी। उसकी आधी रात जैसी काली आंखें उसके सामने मौजूद उस भयानक आकृति पर टिकी हुई थीं। वह प्राणी एक भयानक डरावना सपना था। उसकी आंखें नहीं थीं, कानों की जगह एक मोटा, धारीदार कवच था। उसकी त्वचा चित्तीदार धूसर थी, जो एक पतले शरीर पर तनी हुई थी, और उसके लंबे, नुकीले पंजे जमीन पर रगड़ खा रहे थे। एक पल के लिए दोनों में से कोई नहीं हिला। उनके बीच का वातावरण तनावपूर्ण था, मानो कोई स्प्रिंग कसी हुई हो और कभी भी टूट सकती हो। फिर अचानक तेज गति से वह भयानक प्राणी झपटा। उसने सहज प्रवृत्ति से प्रतिक्रिया दी, उसका शरीर झटके से एक तरफ हट गया। राख जैसी मिट्टी पर उसका पैर लगभग फिसल गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी सांस अटक गई, क्योंकि पंजे उसके कान के पास से सीटी बजाते हुए गुजरे। वह भयानक जीव अचानक रुक गया, धूल और मलबा चारों ओर बिखर गया। उसके सिर पर मौजूद कवच चरमराते हुए खुला और मुड़े हुए पंखों की तरह ऊपर उठ गया। इसके नीचे एक मांसल, स्पंदित पिंड प्रकट हुआ। यह मस्तिष्क जैसा एक अंग था जो हृदय की लय के साथ धड़कता था, और प्रत्येक धड़कन के साथ चिपचिपी बलगम की बूंदें जमीन पर छिटकती थीं। धड़ाम! उस अंग में एक बार स्पंदन हुआ, और प्राणी का सिर उसकी ओर घूम गया। उसका खंडित शरीर भी उसी तरह घूमा, और जिस भुजा से वह अभी अभी बची थी, वह एक भयानक चरमराहट के साथ वापस अपनी दिशा में मुड़ गई। हड्डी चकनाचूर हो गई है, और अंग पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, पंजे उसकी ओर झुके हुए हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खुद को पीछे की ओर फेंक दिया। उसके उन नुकीले पंजों के सिरे उसकी कमीज को छूते हुए कपड़े को चीरते हुए निकल गए, लेकिन मांस को नहीं छू पाए। उसके माथे से पसीने की एक बूंद बह रही थी, उसकी सांसें उथली और तेज चल रही थीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके दोनों हाथों पर नीली लपटें उठ रही थीं, जो घातक इरादे को दर्शा रही थीं। एम्बरब्लेड वंश की क्षमता। शायद उसने ये निष्कर्ष निकाला कि उसकी अनूठी क्षमता इस लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उसने अपने वंश की क्षमता का उपयोग करना चुना। हालांकि ये देखने में लपटों जैसा लग रहा था और वास्तव में लपटें ही थीं, लेकिन इससे एक ऐसे ब्लेड का आभास हो रहा था जो हर चीज को चीर-फाड़ करने की कसम खा रहा हो। वह भयानक प्राणी सीधा खड़ा हो गया, उसका एक अंग बेकार लटका हुआ था लेकिन फिर भी फड़फड़ा रहा था, उसका कवच और चौड़ा होता जा रहा था, जिससे उस पर एक भयानक छाया पड़ रही थी, और उसके नीचे का पिंड लगातार धड़क रहा था। मेरे पास इस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। मुझे इसे जल्द से जल्द और पूरी सावधानी से खत्म करना होगा। उफ, मैं पहले से ही बहुत थक गई हूँ, क्लेयर ने मन ही मन सोचा। उसके हाथों में जलती नीली लपटें मंद पड़ गईं, उनका आकार काफी छोटा हो गया। वह भयानक जीव झपटा और उसका दूसरा अंग उसकी ओर बढ़ा। उसने सहज प्रतिक्रिया करते हुए अपना बायां हाथ उठाकर वार को रोका। उसके होठों से एक तीखी चीख निकल गई। हालांकि वह हमले को रोकने में कामयाब रही, लेकिन उसकी बांह पूरी तरह सुन्न हो गई और उसके बगल में बेजान लटक गई। उस हमले की ताकत उसकी सहन करने की क्षमता से कहीं अधिक थी। अगर उसके हाथ के चारों ओर जलती हुई तलवार की आभा न होती, तो शायद वह अपना हाथ पूरी तरह खो देती। वह प्राणी टस से मज नहीं हुआ। उसकी बेकार लटकती हुई भुजा अचानक फड़फड़ाने लगी, और उसका नुकीला अंग उसकी ओर तेजी से बढ़ा। इसके जवाब में उसने रक्षात्मक मुद्रा में अपनी बाहों को क्रॉस कर लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह उड़कर राख हो गई। उसका छोटा सा शरीर जली हुई जमीन पर जा गिरा। दर्द से उसका पूरा शरीर छलक उठा और आंखों में आंसू आ गए। वह बस सिकुड़कर रोना चाहती थी, लेकिन उसकी जान बचाने की प्रवृत्ति ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। वह करवट बदलते ही एक तरफ लुढ़क गई, तभी उस भयानक जीव ने अपना सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे उस जमीन में दरार पड़ गई जहां वह कुछ क्षण पहले लेटी हुई थी। सांस फूलने के कारण क्लेयर ने खुद को आक्रामक मुद्रा में ढाल लिया। वह उस भयानक प्राणी की किसी भी हरकत के जवाब में लड़ने या बचने के लिए तैयार थी। तभी उसे एक अप्रत्याशित दृश्य दिखाई दिया। वह भयानक जीव लड़खड़ा रहा था, उसकी हरकतें अनियमित थीं। उसका खुला कवच खड़खड़ा रहा था, जो उन्मत्त गति से खुल और बंद हो रहा था।
उसके नीचे का विकृत धड़कता हुआ पिंड कांप रहा था और विकृत हो रहा था, जो धड़कनें कभी लयबद्ध थी अब अनियमित और बेकाबू हो गई थी। उसकी अंतरात्मा उसे सावधान रहने की चेतावनी दे रही थी। देखने में भले ही वह कमजोर लग रहा था, लेकिन अब वह और भी खतरनाक हो गया था। उसके अंग बेतरतीब ढंग से हिल रहे थे और अगर वह जरा भी चूक गई और उसके वार की चपेट में आ गई तो हर वार उसे जान से मार सकता था। यह कोई चाल हो सकती है, उसने सोचा। उसका चेहरा सख्त हो गया। कौन जाने ये चीज बुद्धिमान न हो। जैसे ही वह प्राणी अपना संतुलन वापस पाने लगा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इसे जानने का केवल एक ही तरीका है। क्लेयर का छोटा हाथ एक नुकीली चट्टान पर लिपटा। बिना किसी झिझक के वह तेजी से आगे बढ़ी और जैसे ही वह भयानक जीव स्थिर हुआ, उसने उसके करीब पहुंच गई। वह उछली और उसके हाथ में मौजूद पत्थर उसके सिर पर जा गिरा। उसके कंधे को सहारा बनाकर उसने लात मारी और पलटकर सुरक्षित स्थान पर वापस आ गई। वह प्राणी लड़खड़ाया, उसका कवच फिर से खड़खड़ाया, हालांकि इस बार तीव्रता कम थी। उसके होठों पर दृढ़ मुस्कान फैल गई। वह आक्रमण करने के लिए दौड़ी, उसकी बाज जैसी निगाहें उस भयानक जीव पर टिकी हुई थीं। जैसे ही कवच खुला, वह हवा में उड़ चुकी थी। धड़ाम, वह अंग फिर से धड़कने लगा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस भयानक जीव का सिर उसकी ओर तेजी से घूमा और उसके भीतर का धड़कता हुआ पिंड पूरी तरह से दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उसने प्रहार किया, उसका हाथ नीले रंग की ज्वाला की एक तेज धार वाली तलवार की तरह था। लेकिन वह प्राणी अनुमान से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा। उसकी फड़फड़ाती हुई भुजा अचानक बाहर निकली और हवा में ही उससे टकरा गई। धड़ाम, उसकी सांसें एकदम से रुक गईं। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और खून से लाल हो गईं। उसका फैला हुआ हाथ खोपड़ी के अंदर छटपटाते हुए पिंड तक पहुंचने से बस थोड़ा ही दूर रह गया। समय मानो थमसा गया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। चेतना व्याकुल हो गई, उसका छोटा सा शरीर पहले ही पीछे की ओर गिर चुका था। परंतु फिर धधकती हुई तलवार की आभा चकाचौंध भरी नीली ज्वाला के साथ फूट पड़ी। हताशा और इच्छाशक्ति के अंतिम बल से प्रेरित होकर उसके हाथ ने उस चिपचिपे पदार्थ को साफ सुथरा काट दिया। एक गीली चपचपाहट भरी आवाज आई और उसके बाद किसी गीली चीज को आग में गिराए जाने की आवाज सुनाई दी। वह भयानक प्राणी जम गया, उसके अंग एक बार दो बार फड़फड़ाए। फिर वह बेजान होकर गिर पड़ा। क्लेयर जमीन पर गिर पड़ी, उसकी पीठ जमीन से टकराई और एक धीमी सी आवाज आई। वह बेहोश पड़ी रही, उसकी छाती धंस गई थी और राख और सड़न की दुर्गंध उसकी नाक में भर गई थी। एक लंबे पीड़ादायक क्षण तक कुछ भी नहीं हिला। उसके होठों से धीरे धीरे खून बहने लगा। वह जीत गई थी। धीरे धीरे उसका शरीर विघटित होने लगा। उसने अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी। अध्याय 22 कोई सूचना नहीं। उस धुंधले कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी, जहां छायादार आकृतियां बैठी थीं, उनकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं और उनके भावों में आकर्षण और जिज्ञासा झलक रही थी। आपकी बेटी असाधारण है, कुलपति थॉर्न, साइलस ने एम्बरब्लेड कुलपति की ओर मुड़ते हुए एक सुखद मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद, सर साइलस। वह सचमुच मेरी अनमोल रत्न है, थॉर्न ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वास्तव में एक अनमोल रत्न, एक बेहतरीन रत्न। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया, फिर थॉर्न ने आह भरी, उसकी आवाज में थोड़ी उदासी झलक रही थी। ये बहुत दुखद है कि इतनी कम उम्र में ही उसका दिल किसी और के वश में हो गया है। ओह, साइलस ने भौहें उठाईं, उसके चेहरे पर सचमुच हैरानी झलक रही थी। तो फिर बताओ, वो भाग्यशाली विजेता कौन है? थॉर्न का चेहरा शांत बना रहा, लेकिन उनके सिर का हल्का सा हिलना और उनकी आवाज में छिपी बनावटी उदासी साफ झलक रही थी। ये संयोग से आपका बेटा है, एटिकस। अरे, ऐसा है क्या? साइलस मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक चमक थी। वह लड़का है। उसकी निगाहें वापस स्क्रीन पर टिक गईं, उसके चेहरे पर रुचि की उस क्षणिक झलक के अलावा कोई भाव नहीं था। थॉर्न ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। बीज बोया जा चुका था और वह जानता था कि जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाना ठीक नहीं है। आगे बढ़ने से केवल हताशा ही उजागर होती, और इस गलियारे में हताशा की कोई जगह नहीं थी। आखिरकार, ये तथ्य कि वह, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित मुखिया था, क्रिम्सन परिवार के मुखिया के बजाय विशेष अभियानों और कल्याण के प्रभारी मुख्य बुजुर्ग द्वारा मेहमाननवाजी का आनंद ले रहा था, एम्बर ब्लेड्स की वर्तमान स्थिति की याद दिलाता था। यह एक कड़वा सच था, जिसे उसने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। बलवान लोग शान से खड़े रहते हैं और कमजोर लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते रहते हैं। एक समय था जब एम्बरब्लेड शक्तिशाली लोगों में गिने जाते थे, वास्तव में हजारों वर्षों से मानव साम्राज्य रहे जेनिथ में सबसे शक्तिशाली। लेकिन क्रिम्सन्स का उदय हुआ और उनके उदय के साथ ही एम्बरब्लेड उनके वफादार सहयोगी और अधीनस्थ बनकर रह गए। थॉर्न को अपनी स्थिति मजबूत करने की कला अच्छी तरह आती थी। क्रिम्सन्स के साथ अपनी जगह पक्की करने के लिए संबंध एक महत्वपूर्ण साधन थे और विवाह, खैर, ये सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक था। भले ही इसका मतलब क्रिम्सन परिवार के अधीन रहना हो, लेकिन उनके अधीन रहना भी अन्य सभी परिवारों और कुलों से ऊपर होना ही था। और फिलहाल इतना ही काफी था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हरे भरे युद्धग्रस्त परिदृश्य में वह युवक बड़ी कुशलता से एक विशाल मुक्के के वार से बच निकला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, सीना ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अत्यधिक परिश्रम से थके हुए हृदय और फेफड़ों में जलन के अलावा उस पर कोई स्पष्ट चोट नहीं थी। जमीन पर जगह जगह अस्थायी तीर बिखरे पड़े थे, टूटे हुए पेड़ों से बने बड़े बड़े तीर। टूटे हुए तने इधर उधर बिखरे पड़े थे, उनकी टूटी हुई शाखाएं कच्चे लेकिन कारगर हथियारों में तब्दील हो गई थीं। हालांकि तीरंदाजी में एटिकस माहिर था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में भी वह बिल्कुल लाचार नहीं था।
और जब बात अपने दुश्मनों को चकमा देने और अपने आसपास के माहौल को अपने फायदे में बदलने की आती थी तो वह उस्ताद था। आखिरकार उसकी पूरी युद्ध रणनीति अपने दुश्मनों और वातावरण को नियंत्रित करने और उनके साथ खेलने पर आधारित थी, बिना खुद को अपेक्षाकृत खतरे में डाले। उसका प्रतिद्वंदी 2 सिरों वाला एक भयानक जीव था, हालांकि उसका एक सिर पहले ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पहचान से परे नष्ट हो चुका था। उसके 2 विशालकाय हाथ थे जो चट्टानों जितने बड़े थे और पैर थे जो तेज गति से दौड़ने के लिए बने थे। जैसे ही एटिकस ने उसके नवीनतम हमले से खुद को बचाया, उसने जमीन से एक बोल्ट उठाया और अपनी बांह के एक शक्तिशाली झटके से उसे फेंक दिया। भाला हवा में असाधारण गति से आगे बढ़ा। 10वीं कक्षा के 9 वर्षीय बच्चे के लिए यह वाकई प्रभावशाली था। यह भाला किसी अनुभवी भाला फेंकने वाले के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भी तेज या शायद उससे भी अधिक गति से चला। हालांकि उसके इस अस्थायी हथियार की कुछ कमियां भी थीं। भाले के विपरीत भाले में वायुगतिकी की क्षमता नहीं थी और यह काफी भारी भी था। वेक्टर कंट्रोल, उसने बुदबुदाया। बिजली का झटका हवा में तेजी से आया। उस भयानक जीव ने उसे दूर हटाने के लिए अपने विशालकाय हाथ से वार किया, लेकिन आखिरी क्षण में बिजली का झटका तेजी से मुड़ गया और वार से बच गया। गति के एक अतिरिक्त झटके ने उसे सीधे उस भयानक जीव की बची हुई आंख में धकेल दिया और वह गहराई से धंस गई। मैदान में दर्द भरी चीख गूंज उठी। वह प्राणी क्रोध में आ गया और इतनी तेजी से आगे बढ़ा जितनी तेजी उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। जैसे ही उस भयानक जीव का हाथ एटिकस के सिर की ओर तेजी से बढ़ा, एटिकस की आंखें सिकुड़ गईं। उसके पास बचने का समय नहीं था। उस भयानक जीव के चारों ओर हवा घनी हो गई और उसके वार के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न होने लगा। वही अदृश्य शक्ति जिसने तीर को निर्देशित किया था अब उस जीव के विरुद्ध कार्य कर रही थी, जिससे उसका हमला कुछ मिलीसेकंड के लिए धीमा हो गया, फिर पूरे 1 सेकंड के लिए, फिर 2 सेकंड के लिए। एटिक्स की नाक से खून बह रहा था। अपनी कुशलता बनाए रखने का तनाव उस पर भारी पड़ रहा था। उस भयानक जीव की मुट्ठी ने प्रतिरोध को भेदते हुए जोरदार प्रहार किया। घर्षण से उसकी त्वचा पर छाले पड़ गए और वह झुलस गई। अपने पैरों की हर मांसपेशी को कसकर एटिकस पीछे की ओर उछला। उस भयानक प्राणी की मुट्ठी उसके चेहरे से कुछ ही इंच दूर एक अदृश्य बाधा से टकराए। हालांकि वह उसे भेद नहीं पाए, लेकिन प्रहार की प्रचंडता से उसका सिर पीछे की ओर झटका, जिससे उसकी गर्दन लगभग मुड़ गई। उनका पीछे की ओर छलांग लगाना बिल्कुल सही समय पर था, जिससे उन्हें गेंद के साथ तालमेल बिठाने और उसके प्रभाव को कम करने में मदद मिली। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी त्वचा पर गहरे घाव उभर आए, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। आगे किसी हमले की आशंका में वह दुर्घटनास्थल से दूर लुढ़क गया। फिर उसने पेड़ की एक और शाखा पकड़ी, उसे तेज धार में तोड़ दिया और झट से खड़ा हो गया। वह भयानक प्राणी उस पर टूट पड़ा, उसके 2 विशाल मुंह के युद्ध को समाप्त करने के हताश प्रयास में लहरा रहे थे। एटिक्स की निगाहें तेज हो गईं। वह वारों से बचते हुए उस प्राणी के नीचे झुकते हुए उसके पीछे एक कदम बढ़ाते हुए गया, ताकि उसके गर्जनापूर्ण पैर उसे मांस और हड्डियों के ढेर में न बदल दें। उस भयानक जीव ने हद से ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया। निशाना न मिलने के कारण उसकी गति उसे आगे ले गई और अंत में वह जमीन पर जा गिरा। एटिक्स ने इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वह उसकी पीठ पर कूद पड़ा और अपनी एड़ी से जोरदार प्रहार करते हुए उसका सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका दिमाग चकनाचूर हो गया। उस प्राणी की पीठ पर सवार होकर उसने उसका सिर ऊपर की ओर खींचा और नुकीली शाखा को उसकी दूसरी आंख में घुसा दिया। प्राणी के शरीर ने प्रतिरोध किया, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। उस भयानक प्राणी की पीड़ादायक छटपटाहट तेज हो गई। वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसे हटाने की कोशिश में बुरी तरह कांप रहा था। दुर्भाग्य से उसकी विशाल भुजाएं केवल ताकत के लिए बनी थीं, सटीकता या पहुंच के लिए नहीं। लाख कोशिश करने पर भी वह अपनी पीठ तक पहुंचकर उसे गिरा नहीं सका या उसे मार भी नहीं सका। एटिक्स उसकी पीठ से लिपटा रहा, हर जोरदार झटके से उसके अंग कांप रहे थे। उसने दांत भींचकर शाखा को और गहराई तक धकेला, जब तक कि उस जीव की हरकतें धीमी नहीं हो गईं, फिर पूरी तरह रुक गईं। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। वह उसके शव से लुढ़क गया, उसकी छाती थकान से फूल रही थी। कुछ कीमती पल बीत गए जब उसने गहरी सांस ली। फिर उसके चेहरे पर शिकन छा गई। उसने खुद को पैरों पर खड़ा किया, एक और शाखा पकड़ी और सावधानीपूर्वक उस गिरे हुए राक्षस की ओर बढ़ा। उसने उस पर कई बार वार किया, फिर भी उसका निर्जीव शरीर टस से मस नहीं हुआ। वह सचमुच मर चुका था। उनकी भौहें और भी तंग गईं। अस्तित्ववादी संकलन से कोई संदेश क्यों नहीं आया? उन्हें सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। बिना किसी चेतावनी के उसका कृत्रिम शरीर विघटित होने लगा, शून्यता के धुंधले कणों में विलीन हो गया, ठीक वैसे ही जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण या असफल होने वाले लोग होते हैं। अध्याय 23 चोटियों वाला एक घिनौना जीव। लाल बालों वाला एक छोटा लड़का पीछे की ओर उछला और फिर तेजी से दूसरी छलांग लगाए। उसके बाल, जिनमें चांदी की हल्की हल्की धारियां थीं, हवा में लहरा रहे थे। एक विशालकाय प्राणी के सिर पर हल्के से उतरते हुए वह बिल्ली जैसी फुर्ती से पास के एक काले भूरे रंग के पत्थर पर उछल पड़ा। चारों ओर सड़न की दुर्गंध फैली हुई थी, सड़ती हुई लकड़ी, गलती हुई घास और सड़े हुए मांस की मीठी मीठी गंध। वातावरण भी उसी गंध को दर्शाता था। चारों ओर बीमार से दिखने वाले सड़े हुए पेड़, गलती हुई घास और पत्तियां बिखरी पड़ी थीं, और अधखाए हुए सड़े हुए जानवरों के शव जगह जगह पड़े थे। उस भयानक प्राणी ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाईं। चट्टान के ऊपर खड़े होकर कैलन ने खुद को उस प्राणी के ठीक सामने पाया। क्या मुझे सचमुच कोशिश करनी चाहिए और जीतना चाहिए? उसने मन ही मन सोचा। मुझे पता है कि यह सब असली नहीं है। ये बहुत असली लगता है, फिर भी नहीं, बिल्कुल डिवाइन ओडिसी की तरह।
इन बच्चों को फर्क पता नहीं चलेगा, खासकर उन सब चीजों के बाद जो उन्होंने झेली हैं। भले ही सब कुछ, यहाँ तक कि हमारे आंकड़े भी एकदम सटीक रूप से प्रतिबिंबित होते हैं, फिर भी ये थोड़ा कृत्रिम सा लगता है। इस दुनिया में तकनीकी उन्नति के स्तर को देखते हुए मुझे यकीन है कि ऐसे सिमुलेशन भी होंगे जो 10 लाख 1% तक प्राकृतिक, अधिक जैविक प्रतीत होते हैं। इससे ये सवाल उठता है, क्या ये जानबूझकर किया गया था? क्या हमें इसका पता लगाना है? लेकिन उस सफेद कमरे ने जिस तरह का आघात पहुंचाया है, उसके बाद हम में से किसी के लिए भी ऐसा करना व्यवहारिक रूप से असंभव होना चाहिए। कैलेन ने चट्टान से छलांग लगाई। जमीन पर गिरते ही उसने झटके को कम करने के लिए आगे की ओर लुढ़का और झट से खड़ा हो गया। एक पल बाद ही उस भयानक जीव का विशाल हाथ चट्टान से टकराया, जिससे उसकी सतह पर बारीक दरारें दिखाई देने लगीं। ये प्राणी अन्य प्राणियों से भिन्न था। यद्यपि ये कम भयानक नहीं था, फिर भी इसमें अपने समकक्षों की तरह विकृत बनावट नहीं थी। इसके शरीर से 4 भुजाएं निकली हुई थीं, 2 लंबी भुजाएं कंधों से और एक छोटी भुजा बगल के ठीक नीचे पसलियों के ऊपरी भाग से निकली हुई थी। इसकी त्वचा सड़े हुए काले भूरे रंग की थी, जो इसे क्षयग्रस्त परिदृश्य में छलावरण प्रदान करती थी। उसकी खोपड़ी से 2 हड्डियां निकली हुई थीं, जो आगे की ओर मुड़कर बैल के सींगों का आकार ले रही थीं, और उनकी सतहें सफेद रंग की थीं, जैसे धुली हुई हड्डियां। उसके सिर के पिछले हिस्से पर 2 सफेद चोटियां लटक रही थीं, जो लगभग जमीन को छू रही थीं। ये झुका हुआ खड़ा था। इसकी मुद्रा एक बंदर की याद दिलाती थी। सिवाय इसकी अतिरिक्त विशेषताओं के, इसके कंधों से निकली हुई भुजाओं का पहला जोड़ा असामान्य रूप से लंबा था, साथ ही छोटे, शक्तिशाली पैर भी थे। उस भयानक जीव ने जब यह महसूस किया कि उसका वार चूक गया है, तो उसने फिर से कैलन पर हमला किया। लेकिन कैलन फुर्ती से उसकी चारों घूमती भुजाओं के रास्ते से हट गई। मैं इस पर जो प्रतिक्रिया दूंगा, उसकी अलग अलग व्याख्या की जाएगी। वह सोच रहा था, जबकि उसका शरीर सहजता से प्रवाहित हो रहा था। मैं सावधानी बरत रहा हूं, ऐसा दिखा रहा हूं जैसे मैं महज किस्मत से जिंदा हूं, जबकि मैं अभी भी इस चीज को मारने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें जल्द ही मेरी चाल का पता चल जाएगा। मुझे फैसला लेना होगा। अगर मैं उसे मारने में नाकाम रहा और खुद मर गया, तो वे मुझे पूरी तरह से नकार देंगे। मेरी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के कारण जो थोड़ा बहुत सम्मान मेरे मन में बचा है, वह भी खत्म हो जाएगा। मुझे निकम्मा करार दिया जाएगा, एक डरपोक वारिस जो सिर्फ नाम का ही परिवार का नेतृत्व करेगा। ये ठीक नहीं होगा। इससे मेरे सारे भविष्य खतरे में पड़ जाएंगे। अगर मैं इसे हरा दूं लेकिन मार न डालूं, तो इससे उन्हें 2 संदेश मिलेंगे। पहला, मैं दूसरों की तरह सदमे से पूरी तरह टूट नहीं गया हूं, और मैं अभी भी तर्कसंगत निर्णय ले सकता हूं। इससे दूसरों की तुलना में मेरे मानसिक लचीलेपन के बारे में उनकी धारणा और मजबूत हो जाएगी। दूसरा, मैं खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करता हूं, परिवार और लुइस के सामने अपनी काबिलियत साबित करने में बहुत ज्यादा डूबा रहता हूं। मेरी कड़ी मेहनत को देखते हुए वे सोचेंगे कि मैं सिर्फ एक बुद्धिमान मूर्ख हूं, जो अपनी गतिशीलता को सुधारने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेताब है। लेकिन वो मूर्ख तो बिल्कुल वही है जो उन्हें चाहिए, क्योंकि बेहतर समाधान के वादों और पुरस्कारों से मेरी भावनाओं को आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। यह विचार सचमुच निराशाजनक है। अगर मैं इसे पूरा कर लेता हूं, तो यह दर्शाता है कि मेरी मानसिक दृढ़ता उतनी मजबूत नहीं है जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। इसका मतलब होगा कि मैं इस पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बराबर ही अच्छा हूं, उनसे बेहतर नहीं, जैसा कि उन्होंने पहले मान लिया था। ये भी दर्शाता है कि मेरी इच्छाशक्ति कमजोर है, कि मैंने सुधार की उम्मीद छोड़ दी है और अब बेहतर प्रदर्शन की आशा नहीं रखता। हालांकि उनके लिए मैं अभी भी एक उपयोगी मोहरा हो सकता हूं, लेकिन यह आदर्श मोहरा नहीं है। वे मुझे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो प्रतिकूल परिस्थितियों में समझौता करता है, और हालांकि यह अक्सर उनके पक्ष में होता है, इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं मुखिया बन जाता हूं, तो मुझे हमारे दुश्मनों के साथ समझौता करना पड़ सकता है। इससे उन्हें मुझे नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त बल का प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसकी लाल आंखें चमक उठी और उनका रंग गहराता चला गया, मानो वह खून के सागर के समान हो। खैर, वे अपनी योजनाएं बना सकते हैं और अपना खेल जारी रख सकते हैं, जबकि मैं अपना खेल खेलता हूं। बस दुर्भाग्य से इस बार मेरी गेंद उनके पाले में आ गिरी। अब मैं जो भी निर्णय लूंगा, उससे मैं उनके खेल के लिए खुला रह जाऊंगा। बुरा नहीं है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपना फैसला कर लिया था। इस बार कैलन ने पहल की और हताशा से भरे चेहरे के साथ उस भयानक प्राणी की ओर दौड़ पड़ा। उस प्राणी ने भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया दी और उग्रता से उस पर झपटा। उसकी लंबी जीभ से गाड़ी ला टपक रही थी। जैसे ही वे करीब आए, उस भयानक जीव ने अपनी एक लंबी भुजा सीधे उसके सिर की ओर घुमाई। कैलन का जबड़ा एक पल के लिए कस गया, फिर अचानक एक अजीब सी शांति उस पर छा गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने गौर किया। अपने शरीर को थोड़ा झुकाते हुए उसने अपने बाएं हाथ से वार को मोड़ा और उसे अपने सिर के ऊपर से हल्के कोण पर ले गया। उसी क्षण उसकी दाहिनी कोहनी आगे बढ़ी और उस जीव के गले पर जा लगी। उस भयानक जीव की आगे बढ़ने की गति से यह प्रहार और भी तीव्र हो गया, जिससे उसकी उभरी हुई आंखें और भी चौड़ी हो गईं और उसने दर्द भरी कराह भरी एक तीखी चीख निकाली। कैलेन ने पीछे हटने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और उस प्राणी से दूरी बना ली, जो अपना गला पकड़े हुए था और मुंह से झाग और घुरघुराहट की आवाज निकाल रहा था। उसके दाहिने हाथ में तेज दर्द की लहर दौड़ गई, जिससे वह तुरंत सुन्न हो गया। उसकी कोहनी और कंधे में इतनी तीव्र पीड़ा हो रही थी कि एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं वे अपनी जगह से उखड़ न जाएं। ये ठीक नहीं है। उसकी पैनी निगाहें चारों ओर दौड़ती रहीं, वह काम की कोई भी चीज ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी, आधे खाए हुए, सड़ते हुए हिरण के शव की मजबूत टांग की हड्डी।
बिना किसी झिझक के वह उसकी ओर दौड़ा, पूरी ताकत से हड्डी को पकड़ा और उसे खींचकर अलग कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसके बाद एक लंबा खींचता हुआ संघर्ष शुरू हुआ, कठिन लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाला। धुंधले कमरे में मौजूद दर्शक स्क्रीन से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे थे। अब तक बाकी सभी मुकाबले समाप्त हो चुके थे, जिनमें प्रतिभागी या तो सफल हुए थे या असफल, जिससे केवल कैलन ही एकमात्र केंद्र बिंदु रह गई थी। चूंकि कैलन का उस भयानक जीव को मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से उसे पूरी तरह से कमजोर कर दिया, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि उसे कम से कम नुकसान पहुंचे। हर कदम सोच समझकर उठाया गया था, ताकि अत्यधिक परिश्रम और अनावश्यक दर्द से बचा जा सके। अब वह भयानक जीव जमीन पर पड़ा हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। इस समय वह सचमुच एक भयानक जीव जैसा दिख रहा था। उसका शरीर भद्दे, सूजे हुए उभारों से ढका हुआ था, जिनमें से हर एक फटने की कगार पर मौजूद फफोलों जैसा लग रहा था। इसका चेहरा सबसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। इसकी कनपटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और सूजी हुई थी, जिसे पहचानना मुश्किल था। कैलेन ने गहरी सांस छोड़ी, फिर कुछ पल उस जीव को गौर से देखा। ये जानते हुए कि उसे कोई देख रहा है, उसने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मानो वह अपनी ही रचना की प्रशंसा कर रहा हो। अध्याय 24 अभिजात वर्ग। मंद रोशनी वाले कक्ष में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ दर्शकों के चेहरे पर विकृत भाव थे, जो अविश्वास और बेचैनी के मिले जुले भावों को प्रकट कर रहे थे। कैलेन का चेहरा बेहद विचलित करने वाला था। उन्होंने लगभग 2 घंटे तक क्रूरतापूर्ण, सुनियोजित अत्याचार देखा था, और फिर भी वह शांति से बैठा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि की घिनौनी मुस्कान थी। सामान्य तौर पर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक क्रूर दुनिया थी, और शायद उन्होंने ऐसे अकल्पनीय काम किए थे जिन्हें किसी भी कीमत पर उजागर नहीं किया जा सकता था। असली मुद्दा तो ये था कि कैलेन अभी बच्ची थी, महज 6 साल की। 6। जिस तरह से उसने उस भयानक चीज से निपटा था, उससे यह बात स्पष्ट हो गई थी कि वह खुद को चोट से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। इतना तो वे समझ सकते थे, लेकिन इससे ये घटना कम भयावह नहीं हो जाती। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बच्चा इस तरह सोच सकता है। एक बच्चा इतनी निर्मम, सोची समझी क्रूरता नहीं, यातना देने में सक्षम हो सकता है। और मानो इतना ही काफी नहीं था, अब वह उस टूटे फूटे, कांपते हुए भयानक जीव को ऐसे निहार रहा था मानो उसने कोई उत्कृष्ट कृति पूरी कर ली हो। उसके चेहरे पर जो संतुष्टि थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी सबसे बड़ी रचना को देख रहा हो, न कि पीड़ा से तड़पते किसी जीव को। ये बच्चा तो बहुत ही शातिर है। यह विचार उनके मन में कौंध गया, लेकिन किसी ने भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, खासकर यहाँ नहीं, क्रिम्सन परिवार में नहीं, और निश्चित रूप से मुखिया के इकलौते बेटे के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत बुरा हुआ, या शायद सौभाग्य से वह स्वाभाविक रूप से अपनी मूल शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। अन्यथा उसके शासनकाल में क्रिम्सन परिवार एक अजेय खतरा बन जाता। उनके बीच मिली जुली भावनाएं उमड़ रही थीं। राहत, क्योंकि उसके जागने में असमर्थ होने से उसकी भयावह क्षमता नियंत्रण में थी। भय, क्योंकि बिना जागे भी उसने जिस स्तर की क्रूरता अभी अभी प्रदर्शित की थी, उससे वह पहले से ही एक खतरनाक शत्रु बन चुका था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है, उनमें से कुछ ने अनजाने में ही इस 6 वर्षीय बच्चे को अपना बराबर का प्रतिद्वंद्वी मानना शुरू कर दिया था। वह इसे खत्म क्यों नहीं कर रहा है, किसी ने पूछा, जिससे सबका ध्यान स्पष्ट बात की ओर आकर्षित हो गया। सच है, वो बस वहीं क्यों बैठा है? क्या वह हिचकिचा रहा है? शायद वह इसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या इतना क्रूर व्यक्ति किसी घृणित प्राणी को मारने से डरेगा? ओह, कुछ लोग, चाहे वे कितने भी क्रूर क्यों न दिखें, उनमें हत्या करने का साहस ही नहीं होता। ये वाला नहीं, इस स्तर की क्रूरता का कोई दिखावा नहीं हो सकता। सत्य। फुसफुसाहट की आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई, हालांकि वह धीमी और अजीब तरह से सामंजस्यपूर्ण बनी रही, कभी भी इतनी तेज नहीं हुई कि वातावरण को भंग कर दे। साइलस भावहीन रहा, उसके विचारों का एकमात्र संकेत उसके माथे पर पड़ी एक हल्की सी शिकन थी, जो पल भर में गायब हो गई। फिर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। लगता है कि उनमें अभी भी महत्वाकांक्षा है। बहुत बढ़िया। उसकी आवाज धीमी थी, थर्डियस की ओर निर्देशित थी, फिर भी किसी तरह शांत, चर्चाओं को चीरती हुई एक तलवार की तरह चुप गई। सहज रूप से सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। तुम उसे जगाकर सिमुलेशन रोक सकते हो, साइलस ने आगे कहा। वह इसे खत्म नहीं करेगा। थर्डियस ने सिर हिलाया। उस क्षण उन लोगों को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ, जो अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि कैलेन ने उस भयानक जीव को क्यों जीवित छोड़ दिया था। उनके चेहरे के भाव बदल गए और वे समझदारी से थोड़ा भौहें चढ़ाने लगे। थॉर्न का चेहरा गंभीर हो गया। ये लड़का दुष्ट और हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी है। मुझे नहीं पता कि यह अच्छी बात है या बुरी। उचित मार्गदर्शन के बिना वह परिवार को बर्बाद कर देगा, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। उसकी निगाहें धीरे से साइलस की ओर घूमी। क्रिम्सन परिवार कभी भी किसी संपत्ति को व्यर्थ जाने या उसके पतन का कारण बनने नहीं देगा। स्क्रीन अचानक काली हो गई। ठीक है, मुझे लगता है कि परीक्षा यहीं समाप्त होती है, साइलस ने उठते हुए कहा। चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे थोड़ी देर में खुले मैदान में तुम्हारे साथ आएंगे। वहां तुम्हें पता चलेगा कि उनमें से किन्हें अकादमी की उच्च कक्षाओं में प्रवेश का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और किन्हें नहीं। उन्होंने कुछ देर रुकने के बाद कहा, यह अगले 10 वर्षों के लिए इस चरण का अंत है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। थेडियस उनके पीछे पीछे चल रहा था और बच्चों की देखभाल करने के लिए आगे बढ़ गया।
बाकी लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए, हालांकि कुछ लोग वहीं रुककर दबी आवाज में आपस में बातचीथ कर रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सफेद कमरे में एक हल्की सी सरसराहट गूंज उठी जब एक पॉड सरक कर खुल गया। कैलेन ने हल्की जम्हाई ली और उठ बैठा। आसपास का नजारा देखते हुए उसके लाल बाल हल्के से हिले। चारों ओर की सफेदी वैसी ही बनी रही, लेकिन अब बाकी बच्चे भी जागने लगे थे और धीरे धीरे होश में आ रहे थे। तुमने अच्छा किया है, एक आवाज ने उस समय छाई हुई अफरा तफरी को चीरते हुए कहा। एकदम सफेद दीवार का एक हिस्सा अचानक खुल गया और थाडियस उसमें से निकल गया। बच्चों की आंखें सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गईं। जब वे खुली हुई दीवार को घूरने लगे, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उन्होंने इस कमरे से निकलने के लिए हर संभव कोशिश की थी, पीट पीट कर, खरोंच कर, यहाँ तक कि इसकी संरचना का विश्लेषण करने का भी प्रयास किया था, और फिर भी दीवार यूं ही खुल गई और किसी को अंदर आने दिया। उनमें से कुछ ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, कुछ ने निराशा में अपने होंठ काट लिए, कुछ ने तो चुपचाप गुस्से से थाडियस को घूरने की हिम्मत भी की। अच्छा, कम से कम आप में से कुछ लोगों को तो मौका मिल ही गया है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा। हमेशा की तरह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ही एलीट क्लास में प्रवेश करेंगे। बाकी लोगों को अकादमी में शामिल होने के लिए सिफारिशें मिलेंगी। लेकिन उनका लहजा थोड़ा तीखा हो गया, जिनका प्रदर्शन खराब रहा है, उन्हें अकादमी में अपनी जगह खुद बनानी होगी। कमरे में भावनाओं की एक लहर दौड़ गई। कुछ के चेहरे निराशा से उतर गए, कुछ उत्साह से चमक उठे और उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कुछ ने धीरे से जयकार भी की, जबकि कुछ के भाव बिल्कुल स्पष्ट नहीं थे। अब तैयारी शुरू करो, थैडियस ने निर्देश दिया। तुम में से जो अभी 10 साल के नहीं हुए हो, उनके पास खुद को निखारने का समय है। और जो 10 साल के हो चुके हैं, उन्हें 2 सप्ताह में अकादमी में रिपोर्ट करना होगा। इतना कहकर उसने अपने शब्दों को कुछ देर के लिए स्थिर होने दिया। उसकी निगाहें उन पर घूमती रहीं, वह उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करने लगा। कुलीन वर्ग के लिए योग्य लोगों का नाम। थैडियस ने जानबूझकर धीमी गति से नाम पढ़े, उसकी आवाज स्थिर लेकिन प्रभावशाली थी। विलियम्स क्रिम्सन, 100 मार्क्स। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूरे अंक? किसी ने हैरानी से पूछा। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा तो फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ विस्मय से भरे थे, कुछ अविश्वास से, और कुछ में दबी हुई आशंका थी। विलियम्स की ओर उनकी तिरछी निगाहें अलग अलग थीं, कुछ ईर्ष्या से, कुछ सतर्कता से, और कुछ तो सीधे सीधे श्रद्धा से। लेकिन विलियम्स बेफिक्र लग रहे थे, उनकी आंखें भारी पड़ रही थीं, ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण सो जाएंगे। कैलिन क्रिम्सन, 97 अंक। एटिक्स क्रिम्सन, 92 अंक। क्लेयर एम्बरब्लेड, -88 अंक। रोज सोलेल, 80 अंक। ब्रान एम्बरब्लेड, 78 अंक। एलियोन क्रिम्सन, 77 अंक। एलियट क्रिम्सन, 77 अंक। ल्यूसियन ब्लैकवुड, 75 अंक। अध्याय 25, लुइस क्रिम्सन। बहते पानी की हल्की आवाज के बीच एक कोमल, परिपक्व खिलखिलाहट गूंजी। ये हंसी इतनी कोमल थी मानो हवा में झूमती घंटियां प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा रही हों। तुम तो बड़े ही नासमझ हो, तुम्हें कैसे पता कि उन्हें ऐसा ही लगेगा? आवाज ने चिढ़ाते हुए कहा। ये बुद्धिमान व्यक्ति इतना समझदार है कि यह बात जानता है। मेरे पास उन बूढ़े लोगों जितना ही अनुभव है, कैलन ने गर्व से कहा। बेशर्म बच्ची, वह फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कैलिन बिना शर्ट पहने, सिर पीछे की ओर झुकाए बैठा था, जबकि उसकी माँ उसके पीछे खड़ी थी, उसकी उंगलियां उसके बालों में फिर रही थीं, और बहते पानी की गर्माहट के नीचे धीरे धीरे उन्हें धो रही थीं। हवा हल्की और कोमल थी, जिससे नीले पत्ते सरसरा रहे थे, जबकि पेड़ों के झुंड की घासें एक साथ लहरा रही थीं। पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे, मानो उनका गीत ध्वनि में एक कलात्मक कृति का चित्रण कर रहा हो। सुबह के नीले सूरज ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीलम जैसी चमक बिखेरी, जिससे दुनिया गहरे नीले रंग में रंग गई, मानो वास्तविकता ही एक अलौकिक स्वप्न बन गई हो। तो अपने बड़ों को डराने के बाद क्या तुमने पूरे अंक हासिल कर लिए? लायरा ने चिढ़ाते हुए पूछा। ना, उन चिड़चिड़े लोगों ने मेरे कुछ अंक काट लिए। वैसे मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे मारा नहीं था। मैं अतिरिक्त काम करने के लिए बहुत थका हुआ था, कैलन ने नाटकीय अंदाज में जम्हाई लेते हुए जवाब दिया, मानो वह अपने कठिनाई भरे अनुभव को फिर से जी रहा हो। तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, वह हंसते हुए बोली। इस राजकुमार को भी आराम करना चाहिए। केवल मैं ही खुद को अत्यधिक काम में व्यस्त रख सकता हूँ। वे अभी भी 100 साल पहले ये सोच रहे हैं कि वे मुझे अत्यधिक थका सकते हैं। तुम्हारी आवाज बिल्कुल तुम्हारे पिता की जवानी की याद दिलाती है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मेरी आवाज किसी की तरह नहीं है। जवानी के दिनों में उसकी आवाज बिल्कुल मेरी तरह थी, कैलन ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया। तुम तो बड़े नखरेबाज हो, वह हंसते हुए बोली। तो तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, उसे बिगाड़ने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, है ना? खैर, मुझे अभी भी अपने आंकड़ों में प्रगति दिख रही है, जिसका मतलब है कि मैं कुछ सही कर रही हूँ, कैलेन ने जवाब दिया। बड़ा जोखिम है, उसने सोचा। मुझे इसे ऐसा कहना पसंद नहीं है, लेकिन यही सच है। अगर मैं इसे हासिल कर लेता हूँ, तो मुझे उन सभी फायदों को पार करने में बढ़त मिल जाएगी जो उनके पास मेरे मुकाबले हैं। वैसे, उनके पास कोई फायदा है ही नहीं। अभी तो सिर्फ एटिकस और विलियम्स ही मुझ पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं उनकी बातों को गंभीरता से ले लूँ, तो हो सकता है कि मैं गलती से उन्हें ही मार डालूं। लायरा एक पल के लिए रुकी, लेकिन कैलेन बोलती रही। मुझे एटिकस पसंद है, वह बुद्धिमान और धूर्त है। दूसरी ओर, विलियम्स अधिक रहस्यमय है, हमेशा अपनी भट्टी पर ध्यान केंद्रित करता रहता है। भले ही बड़ा भाई होने के बावजूद उसका स्तर एटिकस से कम है, फिर भी मुझे लगता है कि लड़ाई में वही जीतेगा। जब तक कि एटिकस पूरी ताकत न लगा दे।
अगर ऐसा हुआ तो एटिकस उसे बुरी तरह हरा देगा। मुझे यकीन है कि एटिकस भी यह बात जानता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम उनके बारे में सब कुछ जानते हो। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? वे तुम्हारे बारे में क्या जानते हैं? उसने पूछा। सिर्फ वही जो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कितनी बेशर्मी है। तुम्हारे जुड़वां चचेरे भाइयों के बारे में क्या? वे अपरिपक्व हैं। और अलीता, मैंने उसके बारे में सुना तो है, लेकिन उसे कभी देखा नहीं है। मैंने सुना है कि वह उसकी चचेरी बहन है। लायरा ने भौहें चढ़ा लीं। वह तो तुम्हारे पिता हैं। काल, फिर एक आह भरते हुए उसने आगे कहा, खैर, ये सच है, वह तुम्हारे पिता की चचेरी बहन है। अंडरस्को, काफी अजीब है, अंडरस्को। कैलेन ने सोचा। उनके बीच कुछ पल की खामोशी छा गई, जिससे उन्हें प्रकृति की शांति और सामंजस्य में डूबने का मौका मिला। बहते पानी की लयबद्ध ध्वनि, नीले पत्तों की हल्की सरसराहट और हवा का कोमल स्पर्श सब मिलकर एक अनकही लोरी की तरह लग रहे थे। कल तुम्हारा जन्मदिन है, नन्हे काल। तुम बालिग हो जाओगे। लायरा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी और खुशी से लबालब थी। कैलन ने जवाब में धीमी सी गुनगुनाहट की। आपका वंश सक्रियण अनुष्ठान भी कल ही होगा, उसने पूछा। मुझे पता है, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज में एक तरह की दूरी थी, और उसकी आंखों में अस्पष्ट विचार झलक रहे थे। लायरा ने दोबारा बोलने से पहले कुछ पल हिचकिचाते हुए कहा, इस बार उसकी आवाज धीमी थी। तुमने अपने पिता को आखिरी बार कब देखा था? कैलेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने सवाल को कुछ देर हवा में लटकाए रखा और फिर जवाब दिया, लगभग कई महीने पहले, मुझे लगता है। और आपने आखिरी बार उनसे कब बात की थी? मुझे नहीं पता, शायद 2 साल पहले की बात है। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है? उसने कोमल स्वर में पूछा। कल के समारोह के बाद आपका प्रभाव और आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी। युवा कुलपति के रूप में आपके शब्दों का भार पूरे क्रिम्सन परिवार पर होगा। क्या आपको नहीं लगता कि अब अपने पिता कुलपति से मिलने का समय आ गया है? उनके बीच सन्नाटा छा गया। कैलेन ने धीरे से सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है तुम सही हो। लायरा ने जवाब में गुनगुनाया, उसकी मुस्कान छोटी थी लेकिन उसकी आंखें आनंद से भरी हुई थीं। तभी उनके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई, जो झिलमिलाने लगी। उस पर एक पुरुष की छवि दिखाई दी, गहरे लाल बाल, 2 रंगों वाली आंखें, एक लाल दूसरी चटक बैंगनी। लायरा की मुस्कान और चौड़ी हो गई, खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी जब उसने उस आदमी से नजरें मिलाईं। दूसरी ओर कैलन बिल्कुल शांत रहा। उसने अपनी आंखें भी बंद कर लीं, स्क्रीन पर मौजूद व्यक्ति की उपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब लुइस की नजर अपनी पत्नी से मिली तो वह मुस्कुरा उठा, उसकी आंखों में इतना गहरा प्यार झलक रहा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। उनकी निगाहें मानो बहुत कुछ कह रही थीं, और यह प्यार तभी टूटा जब उसने किसी तरह अपनी नजरें उससे हटाकर कैलन की ओर मोड़ी। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान कैलन की ओर गया, वह गर्मजोशी पूरी तरह से उदासीनता के भाव में बदल गई। वह चुपचाप उसकी आकृति को देखता रहा। उसे उसकी उपेक्षा की कोई परवाह नहीं थी और वह बस उसे देखता रहा, अपने बेटे की इस छवि को अपनी आत्मा में गहराई से अंकित कर रहा था। कोई तनाव नहीं था, बस उदासीनता थी। कैलेन की जानबूझकर की गई अनदेखी को देखकर लायरा ने धीरे धीरे अपने हाथ उसके बालों से हटा लिए। अनिच्छा से उसने अपनी आंखें खोलीं और बैठ गया। उसका चेहरा लुइस के चेहरे जैसा ही शांत, बेपरवाह और उदासीन था। और उनकी नजरें मिल गईं। 30 सेकंड तक दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उनके बीच का वातावरण शांत था। उनके बीच एक तरह की प्रतिध्वनि थी, जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। लायरा एक तरफ खड़ी होकर यह सब देख रही थी, वह सहाय और थोड़ी कड़वाहट महसूस कर रही थी। काफी समय हो गया है, लुइस ने अंततः कहा। हालांकि उनके शब्दों में शिष्टाचार झलक रहा था, लेकिन उनका स्वर बिल्कुल सपाट था, उसमें किसी भी प्रकार की वास्तविक भावना का अभाव था। कैलेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस घूरती रही। शाम होते होते मेरे कमरे में मुझसे मिलो, लुइस ने पहले नजरें हटाते हुए कहा और फिर अपनी निगाहें लायरा की ओर घुमा लीं। एक बार फिर कैलन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वह पीछे की ओर झुक गया और अपनी पिछली स्थिति में आराम से बैठ गया। उसकी लाल आंखें गहरे नीले आकाश को प्रतिबिंबित करते हुए बैंगनी रंग की हो गईं, जिससे वह मनुष्य से कहीं अधिक अलौकिक प्रतीत होने लगा। लायरा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन हिचकिचा गई। उसने फिर कोशिश की, फिर रुक गई। अंत में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन लुइस ने यह बात नोटिस कर ली। उसकी निगाहों में हल्की सी मस्ती झलक रही थी। फिर उसकी नजरें दोबारा उसकी नजरों से मिलीं। 5 मिनट से अधिक समय तक वे एक दूसरे को बस देखते रहे, कुछ नहीं बोले, फिर भी सब कुछ कह रहे थे। शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर विचार, हर स्मृति, हर अनकही भावना मौन में ही व्यक्त हो गई। कैलेन, हालांकि दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था, फिर भी उनकी अनकही बातचीत का असर महसूस कर सकता था। वह वातावरण में आए सूक्ष्म बदलावों, भावनाओं के उतार चढ़ाव को भांप सकता था, जिन्हें वे दोनों शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते थे। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। प्यार ने तुम्हें भी उतना ही कमजोर बना दिया, जितना मुझे। यह विचार अनायास ही आया, उस क्षण से अप्रासंगिक होते हुए भी हर चीज से गहराई से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब सिर्फ वही जानता था। अध्याय 26 निराश न करें। होलोग्राफिक स्क्रीन बंद हो गई और गायब हो गई, जिससे एक अजीब सी खामोशी छा गई। हालांकि कैलेन के बाल धोए हुए काफी समय हो चुका था, फिर भी लायरा लगातार अपनी उंगलियां उसके बालों में फेर रही थी। अब वह बालों की देखभाल नहीं कर रही थी, बस उन्हें सहला रही थी, अनमने ढंग से मुलायम लटों से खेल रही थी, मानो किसी क्षणभंगुर चीज को थामे रखने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे।
वह इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, या शायद कर भी रही थी, लेकिन ठीक से नहीं। क्या हुआ, माँ? लायरा हिचकिचाई। जवाब उसके होठों पर अटका हुआ था, फिर भी वह उसे बोल नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ करना। कैलेन ने भौहें चढ़ाते हुए आंखें खोलीं। हम, किस लिए? मैं, उसने कहना शुरू किया, लेकिन शब्द मुंह से नहीं निकले। इसके बजाय उसने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो। उसकी उंगलियां फिर से कोमल गति से चलने लगी, एक सुखदायक लय में उसके बालों में सरकती रहीं। कैलेन ने कुछ देर तक उसे निहारा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जो भी छुपा रही थी, उसे कहने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। और इस समय उसके हाथों का उसके बालों में फिरना इतना सुखद था कि उसे परेशान करना ठीक नहीं था, जैसे कोमल बादलों में लिपटा होना। अंततः उसने उसके बाल धोए और उसे जाने दिया। अब तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, शायद ट्रेन चला लूं। वह बीच वाक्य में रुका, खुद को संभाला और फिर शरारती अंदाज में खांसा। मेरा मतलब है, मैं जाकर थोड़ा आराम करूंगा। लायरा ने उसे तीखी नजर से देखा। अच्छा, मुझे एक पल के लिए लगा कि मैंने तुम्हारे बालों पर इतनी खूबसूरती से काम करने के बाद ट्रेनिंग की बात सुनी। पसीने से इन्हें खराब करना चाहते हो? कोई तो सूली पर लटकने को तैयार है। कैलेन ने नाटकीय अंदाज में घूंट भरा। मुझे आराम करना चाहिए। प्रशिक्षण की बात किसने की? जरूर कोई पागल होगा। हाँ, केवल एक पागल ही ऐसा कह सकता है। उसने एक अनुभवी ऋषि की तरह अपनी ठुड्डी सहलाते हुए समझदारी से सिर हिलाया। लायरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, ठीक है, जाओ, मुझे भी आराम करना है। कल मिलते हैं, जान। बच्चा शब्द सुनते ही कैलन का चेहरा सिकुड़ गया, उसके भावों में अन्याय का बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया भाव झलक रहा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया। नहाना मत भूलना, वह उसके पीछे चिल्लाई। क्या? वह लगभग अपने ही पैरों में उलझकर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर उसने चिल्लाकर कहा, मैं हमेशा नहाता हूँ। लेकिन लायरा पहले से ही एक छोटी बच्ची की तरह दौड़ रही थी। खिलखिलाते हुए वह अपनी छोटी सी कुटिया में गायब हो गई। कैलेन ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाया। पवित्र उपवन के झरने के पीछे चट्टानी निकास द्वार पर पहुंचते ही वह रुका और पीछे मुड़कर देखा। उसके होंठों पर एक उज्ज्वल, सच्ची मुस्कान फैल गई, जो बस एक पल के लिए ठहरी रही, फिर वह मुड़ा और चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ क्षण बाद लायरा फिर से कुटिया से बाहर निकली और विशाल आकाश की ओर देखने लगी। पहले वाली चंचलता गायब हो गई थी। उसकी जगह बेबसी, उदासी और अनिश्चितता का भाव था। मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, लुइस। मुझे सच में उम्मीद है कि तुम सही काम कर रहे हो। उसने लंबी और गहरी सांस छोड़ी। फिर धीमी आवाज में उसने कहा, अगर किस्मत कोई खेल खेलती है, अगर वह चीजों को इस तरह मोड़ देती है कि तुम दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाओ। कैलन, उसने मुश्किल से अपनी बात कही, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कैलिन तुम्हें मार डालेगी। उसने अपनी हथेलियों को अपनी बगल में कसकर पकड़ लिया। काश आपको पता होता कि मुझे इससे कितना डर लगता है। एक अकेला आंसू उसके गाल पर बह गया। इतना कहकर वह मुड़ी और वापस अंदर चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम के मनमोहक आकाश के नीचे अरेस के जुड़वां चंद्रमाओं की परछाइयां धरती पर फैल रही थीं, मानो दुनिया को एक सुंदर, अलौकिक सौंदर्य से रंग रही हों। उनकी कोमल चमक ने क्रिम्सन मैनर को एक शांत प्रकाश से नहला दिया, जिससे रात के अंधेरे में उसकी भव्यता और भी निखर उठी। विशाल गलियारों में हल्के कदमों की गूंज धीमी और मधुर थी, सुंदर, सधी हुई, फिर भी बिल्कुल भारहीन। कैलिन धीमी गति से गलियारों में घूम रहा था, रात की सुंदरता में डूबा हुआ। शाम की ताजी हवा में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी, जिसमें दूर खिले फूलों की महक समाई हुई थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी पॉलिश किए हुए फर्श पर बदलती हुई आकृतियां बना रही थी। और फिर भी इतनी सुंदरता के बावजूद उसका मन आश्चर्यजनक रूप से खाली, हल्का फुल्का था, ठीक उसके कदमों की तरह। कुछ ही देर में वह एक विशाल दोहरे दरवाजे के सामने पहुंच गया। बिना किसी झिझक के, बिना दस्तक दिए, उसने उसे धक्का देकर खोल दिया। अंदर का कक्ष मंद रोशनी से जगमगा रहा था और वहां का सन्नाटा गहरा था। और फिर दो तीखी निगाहें उसकी निगाहों से मिलीं। एक गहरी, प्रभावशाली बैंगनी रंग की थी, दूसरी धधकती हुई लाल रंग की थी। अंधेरे में मशालों की तरह लुइस की निगाहें छायादार स्थान में जलती रहीं, बिना पलक झपकाए और बिना किसी भाव को समझे। एक ऊंची सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठे हुए उनकी मुद्रा लगभग आलसी थी, फिर भी उनकी उपस्थिति बिल्कुल भी आलसी नहीं थी। उनके हाथों में दस्तावेजों का एक गट्ठा था, संभवतः कैलिन के आने से पहले वे इन कागजों की समीक्षा कर रहे थे। बिना विचलित हुए कैलिन अंदर चला गया और सीधे अपने पिता की निगाहों से मिला। लुइस ने कैलिन की उपस्थिति पर तुरंत ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह अपने हाथों में मौजूद दस्तावेजों को देखता रहा, उसकी उंगलियां बड़ी सहजता से पन्ने पलटती रहीं। उनके बीच सन्नाटा छाया रहा, गहरा और अटूट, सिवाय कागजों की हल्की सरसराहट के। कैलिन को भी कोई जल्दी नहीं थी। वह बस वहीं खड़ा रहा, उसकी मुद्रा सहज लेकिन सजग थी, उसकी आंखें शांत लेकिन चौकस थीं। कक्ष की मंद रोशनी से ऐसी परछाइयां बन रही थीं जो फर्श पर नाच रही थीं, जिससे पिता और पुत्र के बीच का अंतर और भी स्पष्ट हो रहा था। कुलपिता और उनके उत्तराधिकारी के बीच का अंतर। अंत में लुइस ने लगभग जानबूझकर धीमी गति से फाइल बंद की और उसे एक तरफ रख दिया। वह थोड़ा आगे झुका, अपनी ऊंची कुर्सी के आर्मरेस्ट पर कोहनी टिकाए और उसकी उंगलियां पॉलिश की हुई सतह पर लयबद्ध ढंग से थपथपाने लगीं। उसकी दोहरे रंग की आंखें कैलिन की आंखों में गहराई से गड़ी हुई थीं, जो रहस्यमय और भेदक थीं। आप लेट है, कैलिन ने एक बार पलकें झपकाईं, फिर अपना सिर थोड़ा झुकाया। आपने कोई निश्चित समय नहीं बताया।
लुइस ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। उसने अपने बगल वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। कैलिन एक पल के लिए स्थिर रहा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। उसने शांत भाव बनाए रखते हुए खुद को कुर्सी पर बैठा लिया। काफी देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला। चुप्पी असहज नहीं थी, बस मौजूद थी, मानो उनके बीच कोई अनकहा नियम हो। अंत में लुइस ने नाक से सांस छोड़ी और पीछे की ओर झुक गया। कल से तुम्हारा वंश सक्रिय हो जाएगा। उनकी आवाज संयमित और शांत थी। उस क्षण से तुम केवल मेरे पुत्र ही नहीं रहोगे, तुम पद और अधिकार दोनों में युवा कुलपति बनोगे। कैलिन सुनता रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। तुम पहले से ही समझ गए हो कि इसका क्या मतलब है ना? लुइस ने पूछा। इसका मतलब है शक्ति, कैलिन ने सीधे सादे शब्दों में जवाब दिया। लुइस हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई स्नेह नहीं था। इसका मतलब है जिम्मेदारी, कैलिन। इसका मतलब है कि तुम्हारे शब्दों का महत्व होगा और तुम्हारे कार्यों के परिणाम होंगे। उसकी आंखें तेज हो गईं। इसका ये भी मतलब है कि कल से तुम्हें गलतियां करने की छूट नहीं मिलेगी। कैलिन ने अपने पिता की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैंने कोई बच्चा पैदा नहीं किया है, और न ही मैं कोई बच्चा पैदा करने की योजना बना रहा हूं। लुइस मुस्कुराया, उसकी उंगलियां लयबद्ध रूप से थपथपाना बंद कर दी। क्या हम आत्मविश्वास से भरे हैं? कैलिन ने कंधे उचका दिए। लुइस ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा। कुछ देर का विराम हुआ, फिर उनकी आवाज धीमी और अधिक तीखी हो गई। क्या तुम मुझसे नाराज हो, कैलिन? कैलिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह अपने पिता की निगाहों का दबाव महसूस कर सकता था, लेकिन वह झिझका नहीं। जब आपको जवाब पहले से ही पता है तो सवाल क्यों पूछें? लुइस की मुस्कान और गहरी हो गई, हालांकि वह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने मुंह से कहो। कैलिन ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। अंत में उन्होंने कहा, नाराजगी रखना ऊर्जा की बर्बादी है, और मैं ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। लुइस ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मुझ पर निर्भर हो। उनके बीच एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उसमें कुछ अधिक गहराई थी। कुछ अनकहा, फिर भी समझा हुआ। कुछ देर बाद लुइस ने फिर से बात की, उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। कल से तुम्हारे असली सफर की शुरुआत होगी, कैलिन। तैयार रहो। धुंधली रोशनी में कैलिन की लाल आंखें चमक उठीं। मैं हमेशा से ऐसा ही हूं। वह खड़ा हुआ और जाने लगा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोला, मुझे निराश मत करना, कैलिन। लुइस की आवाज पीछे से आई, जिसमें आलस्य और अंतिम निर्णय का भाव दोनों थे। कैलिन एक पल के लिए रुका। फिर बिना कुछ कहे वह अंदर चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। अध्याय 27 आश्चर्य। अंततः भोर हुई और इसके साथ ही क्रिम्सन सिटी में उत्सव की लहर दौड़ गई। वातावरण में एक सूक्ष्म विद्युतीय ऊर्जा गूंज रही थी, जो उत्सव के माहौल को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। सड़कें उत्साह से भरी हुई थीं, सुबह की ठंडी हवा में झंडे लहरा रहे थे, और भव्य शहर के हर कोने में उम्मीद की गूंज सुनाई दे रही थी। कैलिन की नींद तब खुली जब उसने उगते सूरज को देखा, जिसकी कोमल रोशनी से पूरी दुनिया पर नीलमणि जैसा मनमोहक रंग छा गया था। नीले रंग से सराबोर सुबह की सुंदरता लगभग अवास्तविक थी, केवल शब्दों में उसका वर्णन करना असंभव था। उनके कमरे की शांति में एक जोरदार दस्तक की गूंज सुनाई दी। मास्टर कैलिन, दरवाजे के पीछे से एक गहरी आवाज आई। अंदर आओ, कैलिन ने शांत, लगभग दूरी भरी आवाज में जवाब दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और थडियस अंदर आया। उसकी पैनी नजर तुरंत खिड़की के पास खड़ी कैलिन पर पड़ी, जो सोच में डूबी हुई थी। ये कहना मुश्किल था कि वह भोर की भव्यता की प्रशंसा कर रही थी या बस शून्य में टकटकी लगाए देख रही थी। युवा स्वामी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, थडियस ने आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। कैलिन ने खिड़की से अपनी निगाहें हटाईं, उसकी लाल आंखें एक क्षण के लिए थडियस की आंखों से मिलीं, फिर उसने सहमति में एक छोटा सा सिर हिलाया। युवा स्वामी, दोपहर में कुलपति के सिंहासन कक्ष में एक बैठक होगी, जहां आपको आधिकारिक तौर पर क्रिम्सन परिवार से परिचित कराया जाएगा। जन्मदिन का उत्सव संध्याकाल में शुरू होगा और हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के चले जाने के बाद आधी रात को वंश सक्रियण समारोह होगा। कुलपति लॉर्ड लुइस ने मुझे ये कार्यक्रम आपको बताने के लिए कहा है, थडियस ने उसे बताया, उसका लहजा स्थिर और औपचारिक था। कैलिन ने बिना कुछ कहे एक बार फिर सिर हिलाया और फिर खिड़की के बाहर विशाल क्षितिज की ओर अपनी निगाहें घुमा लीं। उनके बीच कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर थडियस ने दोबारा बोलना शुरू किया, इस बार उसकी आवाज नर्म थी। यह एक खूबसूरत नजारा है ना? कैलिन उस टिप्पणी से थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ा। हालांकि उसके चेहरे पर संयम बना रहा, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। बिल्कुल, उन्होंने कुछ देर रुकने के बाद स्वीकार किया। थेडियस ने उसे एक समझदारी भरी मुस्कान दी और चुपचाप वहां से चला गया। कैलिन कुछ देर तक बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर उसने अपना ध्यान एक बार फिर सुबह के आकाश की ओर मोड़ा, उसके विचार अथाह थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिन के बाद के समय में, जब सूरज अपने चरम पर था और पूरी दुनिया को एक गर्म नीली रोशनी से नहला रहा था, क्रिम्सन कैसल के मुख्य हॉल में हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी, जहां लाल बालों वाले लोग समूहों में बैठे दबी आवाज में चर्चा कर रहे थे। लगभग 20 लोग उपस्थित थे, उनकी राजसी चाल और पैनी निगाहें उनके वंश की गरिमा को दर्शा रही थीं। महज 4 पीढ़ियों के इतिहास के बावजूद, क्रिम्सन परिवार एक रहस्य बना हुआ था। सदियों से शासन करने वाले प्राचीन शक्तिशाली परिवारों के विपरीत, वे अचानक ही उभरे और अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे एम्बरब्लेड राजवंश को पराजित कर दिया। उनका तीव्र उदय परंपराओं के विपरीत था, जिसके कारण वे प्रशंसित और भयभीत दोनों थे।
एक पैनी नजर रखने वाला व्यक्ति ये देखेगा कि वहां केवल चौथे आरोही स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति और उससे नीचे के स्तर के लोग ही उपस्थित थे। ये संभवतः एक मौन संदेश था, संयम का एक नमूना, शायद कुलपति के रूप में लुइस के अधिकार के प्रति सम्मान के कारण। हॉल के विशालकाय दोहरे दरवाजे चरमराते हुए खुले। 7 साल से अधिक उम्र का एक छोटा लड़का अंदर आया। उसने तुरंत सबका ध्यान और नजरों का केंद्र बना लिया, फिर भी उसके चलने का तरीका ऐसा था मानो वहां कोई और मौजूद ही न हो। उसकी उपस्थिति किसी ठंडे ब्लेड की तरह थी, निर्मल और तेज धार वाली। गहरे काले रंग के वस्त्रों में लिपटे उसके लाल बाल किसी अंधेरी पर्वत चोटी पर बहते खून के फव्वारे की तरह लग रहे थे। कई लोग चुपचाप उसे देखते रहे, उनके मन में क्या चल रहा है ये पता नहीं था, हालांकि अधिकांश लोग उसके हाव भाव पर विचार कर रहे थे। एक सूक्ष्म लेकिन बेचैन कर देने वाला दबाव लहरों की तरह उस पर हावी हो रहा था। ये किसी जानबूझकर किए गए हमले से नहीं, बल्कि उस पर टिकी निगाहों के भारी दबाव से उत्पन्न हो रहा था। ऊंचे मंचों पर बैठे चौथे लग्न के शक्तिशाली विद्वानों की पैनी निगाहें, साथ ही कई तीसरे लग्न के विद्वानों और यहां तक कि उसके समकक्षों की उपस्थिति अधिकांश लोगों को डगमगाने के लिए काफी थी। फिर भी वह इन सब के बीच से ऐसे गुजर रहा था मानो किसी शांत झील पर नाव चला रहा हो। किसी की ओर देखे बिना वह सीढ़ियों की एक श्रृंखला की ओर बढ़ गया जो एक सिंहासन जैसी कुर्सी की ओर जाती थी, जो सीढ़ी के शिखर पर स्थित 2 भव्य सिंहासनों के ठीक नीचे थी। वहां पहुंचकर वह सहजतापूर्वक फिर भी अधिकारपूर्ण ढंग से बैठ गया। वह थोड़ा पीछे झुक गया, अपने पैरों को फैला लिया और एक ऐसे प्रभुत्व का भाव प्रकट कर रहा था जो किसी बच्चे के बजाय सम्राट के लिए अधिक उपयुक्त था। उसके काले वस्त्र अपनी भयावह उपस्थिति में अडिग उसके द्वारा उत्पन्न मनोवैज्ञानिक दबाव को और भी बढ़ा रहे थे। कुछ निगाहों में हैरानी झलक रही थी, कुछ ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं, जबकि अन्य को यह अजीबोगरीब रूप से मनोरंजक लगा। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोग कहते हैं। बुरा नहीं है, एक महिला ने मन ही मन सोचा। बच्चों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। एटिकस विशेष रूप से मुस्कुराया, उसके चेहरे पर हंसी और जिज्ञासा का भाव मिला जुला था। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि उसके इस चचेरे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ ही क्षणों बाद 2 भव्य सिंहासनों के पीछे का दरवाजा सरक कर खुल गया। एक दंपत्ति अंदर दाखिल हुए। कैलेन की तरह उस व्यक्ति ने भी रात के समान काले रंग के वस्त्र पहने थे, जिन पर गहरे लाल रंग की कढ़ाई की गई थी। उसकी दोहरे रंग की आंखों में एक शांत लेकिन गहन अहंकार झलक रहा था, एक ऐसा अडिग व्यक्तित्व जो सम्मान की मांग करता था। उसके बगल में सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान सुंदर और शांत स्त्री खड़ी थी। उसके भूरे बाल पानी के झरने की तरह लहरा रहे थे। उसकी त्वचा दूध की तरह चिकनी और धरती की तरह भूरी थी, जिसमें एक हल्की सी पीलापन छिपा था, मानो चांदनी ने उसे चूमा हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। तीसरे आरोहण और उससे नीचे के सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़े हो गए, सिवाय एक खास बच्चे के। उसने अपनी बंद आंखें खोलीं, लेकिन खड़ा नहीं हुआ। उसकी लाल आंखें ऊब से भर गईं। हालांकि वह निजी तौर पर लुइस का सम्मान करता था और शायद कभी नहीं करेगा, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से लुइस की अवहेलना करने की गलती नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह थी, बल्कि लुइस की छवि और कुलपति के पद की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। ये सब उनकी भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि जिस बात ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को, यहां तक कि खुद कैलन को भी, सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया, वह लुइस के बगल में मौजूद महिला की उपस्थिति थी। लायरा। कैलेन के जन्म के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। यहां मौजूद किसी को भी उनकी इस स्थिति के पीछे की असली कहानी पता नहीं थी। हालांकि सभी इतना जानते थे कि इसका संबंध कैलेन के जन्म और उसके जन्म के दौरान घटी विचित्र घटना से था। और अब भी ये कहना मुश्किल था कि वह सचमुच अपन थी या नहीं। उसका व्यक्तित्व शक्तिशाली और प्रभावशाली बना हुआ था। केवल उसके स्तर के लोग ही उसके भीतर की अस्थिरता, छिपी हुई दरारें और उसके शांत बाहरी रूप के नीचे दबे हुए असंतुलन को महसूस कर सकते थे। अध्याय 28 शक्ति क्या है। लायरा की उपस्थिति से हॉल में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं फैल गईं। शुरुआती हैरानी के बाद माहौल बदल गया। सिकुड़ी हुई निगाहें, सोच विचार से भरी भौहें, तंग गई भौहें, गर्मजोशी भरी मुस्कान, उठी हुई भौहें, व्यंग्य भरी मुस्कान। हर बुजुर्ग ने उसके आगमन को अपने अपने तरीके से समझा। कुछ चुप रहे, सोच विचार करते रहे, जबकि अन्य ने इस अप्रत्याशित घटनाक्रम में आनंद पाया। हालांकि बच्चों के बीच केवल प्रशंसा का भाव था, खासकर 6 बच्चों के समूह में अकेली लड़की के मन में। इस बैठक में लायरा की उपस्थिति के गंभीर निहितार्थ थे। हालांकि उसकी आभा में अभी भी कुछ हल्की दरारें बाकी थीं, लेकिन यह निर्विवाद था कि वह तेजी से ठीक हो रही थी। इसी बात ने वहां मौजूद लोगों के मन में अटकलों की लहरें पैदा कर दीं। क्या ये सत्ता की लड़ाई थी? क्या ये कैलन को अगले कुलपति के रूप में स्थापित करने का एक साहसिक कदम था? अभी तक किसी ने खुलकर यह बात नहीं कही थी, लेकिन यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि परिवार के कुछ सदस्य कैलन के उत्तराधिकार का विरोध करेंगे, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से अपनी मूल शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहा था। लायरा, जो स्वयं चौथी पीढ़ी की एक शक्तिशाली सदस्य है, कैलन के पक्ष में अपना दावा पेश करने के लिए यहां आई हो सकती है। लेकिन वह सिद्धांत अचूक नहीं था। सभी जानते थे कि प्रसव के दौरान लायरा के साथ जो हुआ था, उसके लिए लुइस कैलन से कितना नाराज था। क्या लायरा के ठीक होने के बाद उसके मन में कुछ बदलाव आ रहा था? ऐसा होना मुश्किल लग रहा था। लुइस भावुक स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। शायद वह केवल कुलपिता के पद को अपने प्रत्यक्ष वंश में ही रखना चाहता था। लेकिन ये बात भी उसके चरित्र से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। या शायद ये सिर्फ लायरा की मातृत्व की भावना थी जो उसे इतने महत्वपूर्ण दिन पर अपने बेटे के साथ मौजूद रहने के लिए प्रेरित कर रही थी।
यह इनमें से कोई एक संभावना हो सकती है। यह इन संभावनाओं का संयोजन हो सकता है, या ये पूरी तरह से कुछ और भी हो सकता है। जैसे ही वह उसके पीछे सिंहासन तक पहुंची, कैलन ने आखिरकार बोलना शुरू किया। माँ, लायरा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी, जिसने पूरे हॉल को रोशन कर दिया। यह मुस्कान गर्मजोशी भरी और सच्ची थी, प्यार से भरी हुई थी, जिसने एक पल के लिए गंभीर माहौल को तोड़ दिया और सभी अटकलों को दूर कर दिया। साथ बैठे बच्चों ने उसकी उपस्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। उनकी निगाहों में विस्मय, प्रशंसा और सम्मान झलक रहा था। उनके बीच अकेली 12 वर्षीय जेनेविव नाम की लड़की लायरा को गहरी श्रद्धा से देख रही थी। उसने लायरा के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थीं। लायरा उसकी आदर्श थी। अफवाह थी कि चोट लगने से पहले वह लुइस से भी अधिक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली थी, जो क्रिम्सन परिवार में संतत्व से नीचे के किसी भी व्यक्ति को और पूरे ज़ेनिथ मानव जगत को कुचलने में सक्षम था। तीसरी कक्षा और उससे नीचे के अन्य छात्रों के बीच की पंक्तियों में सबसे आगे, लगभग 10 वर्ष की एक लड़की लायरा को तीव्र निगाहों से देख रही थी। उसके माथे पर एक बैंगनी पट्टी बंधी थी, जो उसके गहरे रंग के कपड़ों के बीच एकमात्र रंगीन छटा थी। उसकी आभा उसकी उम्र के हिसाब से शक्तिशाली, क्रूर और उग्र थी। अलीता, अपने वयस्क होने के समारोह के बाद ये पहली बार था जब वह किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हुई थी, और वह उपस्थिति पूरी तरह से कर्तव्य के कारण थी। और फिर भी, ठीक उसी अवसर पर, उनकी भाभी ने भी वहां उपस्थित होने का फैसला किया था। जैसे ही लुइस ने अपनी नज़र सभा की ओर घुमाई, हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। यह ऐसी खामोशी थी जो वातावरण पर भारी पड़ रही थी, दमनकारी और सतर्कतापूर्ण। हर कोई एक दूसरे को ध्यान से देख रहा था, प्रतिक्रियाओं का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था, सतर्क भावों के पीछे छिपे अनकहे विचारों को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर, तनाव को तोड़ते हुए, एक शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज कक्ष में गूंज उठी। क्रिम्सन परिवार आज यहाँ न केवल अपने सामान्य कामकाज करने के लिए, बल्कि कैलन को और लुइस क्रिम्सन को औपचारिक रूप से सम्मानित करने के लिए उपस्थित है। ये थाडियस था। किसी अज्ञात क्षण में, वह सिंहासन के बगल में प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति सहज और सरल थी। उसकी निगाहें एकत्रित लोगों पर घूमी और उसने संयमित स्वर में बोलना जारी रखा। आज से वह हमारे बीच केवल एक बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि एक तर्कशील और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में खड़ा है। कुलपति के पद के उत्तराधिकारी के रूप में। उनके शब्दों में वजन था, लेकिन उनसे उनमें कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दिखी। अपने पिता और उनसे पूर्ववर्तियों के पद चिन्हों पर चलते हुए, क्रिम्सन परिवार फलता फूलता रहेगा और भी अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। उनके इस ऐलान के बाद सन्नाटा छा गया, जिसमें कई गहरे अर्थ छिपे थे। सबकी निगाहें लुइस की ओर गईं, जिनके चेहरे पर वही भावहीनता छाई हुई थी, फिर कैलेन की ओर, जो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। क्या तुम समझती हो कि शक्ति क्या होती है, कैलेन? लुइस की आवाज हवा में हथौड़े की तरह गूंज उठी। इस सवाल पर कुछ लोगों की भौहें हैरानी से ऊपर उठ गईं, और जल्द ही, सभी की निगाहें उत्सुकता से कैलेन की ओर मुड़ गईं। सभी लोग उसका जवाब सुनने के लिए बेताब थे। लेकिन कैलेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनके बीच एक लंबा, चिंतनशील मौन छा गया, क्योंकि वह अपने विचारों में गहराई से डूब गया था। इस प्रश्न ने उसके भीतर कुछ हलचल पैदा कर दी, जिससे उसके पिछले जीवन की यादें और विचार उभरने लगे। पृथ्वी पर बिताए उसके समय के दृश्य धीमी गति से चलने लगे, हर पल दुनिया और उसके अनकहे नियमों के बारे में उसकी समझ को आकार दे रहा था। अंततः, उसकी आवाज निकली, मधुर लेकिन दूर से आती हुई, मानो किसी भूले हुए सपने के किनारे से टकराती लहरें हों। शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा आप अपने आसपास की वास्तविकता को आकार दे सकते हैं, चाहे वह प्रभाव, हेरफेर, बल, ज्ञान या अधिकार के माध्यम से हो। साथ ही साथ उस शक्ति का उपयोग करने की बुद्धिमत्ता भी हो, ताकि आप उसके प्रभाव में नष्ट न हो जाएं। हॉल में सन्नाटा पसरा रहा, मानो सब लोग उनके शब्दों को ध्यान से सुन रहे हों। सच्ची शक्ति नियंत्रण है। शक्ति स्वतंत्रता है, या यूं कहें कि शक्ति स्वतंत्रता प्रदान करती है। उसके मन में किसी भयावह विचार की एक झलक कौंधी, एक ऐसा विचार जिसे उसने जोर से नहीं कहा, लेकिन अपने भीतर गहराई में महसूस किया। सभी चीजों का निर्णय लेने की शक्ति, न केवल अपने भाग्य को बल्कि दूसरों के भाग्य को भी नियंत्रित करने की शक्ति, दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने की शक्ति। यही सच्ची शक्ति है। अपने उत्तर को समाप्त करते समय उनकी लाल निगाहों में एक रहस्यमय गहराई झलक रही थी। हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि कई लोग अपने अपने विचारों में डूब गए, कैलन के शब्दों से कुछ गहरा अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनके दृष्टिकोण की गहनता को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर, कमरे में एक शांत लेकिन जिज्ञासु आवाज गूंजी। लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है, उस व्यक्ति ने सोचा। कमजोरों के लिए शक्ति क्या है? धर्मी लोगों के लिए शक्ति क्या है? और जो दूसरों के लिए या किसी विशेष लक्ष्य के लिए जीते हैं, उनके लिए शक्ति क्या है? यह आवाज साइलस की थी। वह सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ बैठा था, उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक तीखी चमक थी, जब वह कैलिन को देख रहा था। उनकी बातों पर कुछ लोगों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यहाँ तक कि उपस्थित बुजुर्गों के बीच भी, ये ऐसे प्रश्न थे जिन पर गहन चिंतन की आवश्यकता थी। 7 वर्षीय बच्चे से ये प्रश्न पूछना लगभग धमकाने जैसा लग रहा था। बच्चों ने भी पूछताछ की गंभीरता को भांपते हुए थोड़ा सा माथा सिकोड़ लिया। प्रश्न विरोधाभासी लग रहे थे, इतने करीब होते हुए भी असंभव रूप से दूर। जितना अधिक कोई उनके उत्तरों को समझने की कोशिश करता, उतना ही वे दूर होते चले जाते। फिर भी, अगर उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए, तब भी समझ पाना असंभव ही रहता। तारांकन 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 तारांकन। देखते हैं कि क्या हम सप्ताह के अंत से पहले पावर रैंकिंग में जगह बना पाते हैं। वादा है कि 5 अध्याय एक साथ प्रकाशित होंगे। तब तक आनंद लें।
फ्रीवे बीक नॉवल COM पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। अध्याय 29 साइलस क्रिम्सन। कमजोरों के लिए शक्ति क्या है? धर्मियों के लिए शक्ति क्या है? और जो दूसरों के लिए या किसी विशेष लक्ष्य के लिए जीते हैं, उनके लिए शक्ति क्या है? सिलास ने पूछा। सभी की जिज्ञासा बढ़ जाने के कारण वे सहज रूप से कैलन की ओर मुड़ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह भी प्रश्न में उतना ही मग्न प्रतीत हो रहा था जितना वे स्वयं थे। वह परजीवी की तरह उससे चिपका हुआ था, उसे छोड़ने से इनकार कर रहा था। उसकी उम्र का कोई बच्चा तो इस सवाल को समझ ही नहीं पाता और इसकी गहराई को समझने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ती। लेकिन उसने इसे समझने की कोशिश भी की। यह अपने आप में सराहनीय था। उन्होंने इसके लिए उसकी सराहना की। हालांकि किसी को भी उससे जवाब देने की उम्मीद नहीं थी। सिर्फ बुद्धिमत्ता ही काफी नहीं थी। यह एक ऐसा सवाल था जिसके लिए अनुभव की जरूरत थी, और इतना अनुभव हासिल करने के लिए उसकी उम्र अभी काफी नहीं हुई थी। वे सब खामोशी से उसे देखते रहे, उसके हार स्वीकार करने का इंतजार करते रहे। लेकिन कैलन वहीं स्थिर रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ, हठपूर्वक हार मानने से इनकार करता रहा। 5 मिनट बीत गए। फिर आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। रियायत की उम्मीद में उनके कान खड़े हो गए, लेकिन इसके बजाय उन्हें कुछ और ही मिला। कैलेन ने शांत लेकिन चिंतनशील स्वर में कहना शुरू किया, कमजोरों के लिए शक्ति जीवित रहने का एक साधन हो सकती है, आशा की किरण हो सकती है, उनके निराशाजनक भाग्य को बदलने वाला एक सितारा हो सकती है। सामूहिक रूप से कमजोरों के बीच यह उनके अस्तित्व और सह अस्तित्व का तरीका हो सकता है, एक वर्चस्व के प्रभाव में फलने फूलने के लिए प्रति वर्चस्व का उपयोग करना, अपने से ऊपर के शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण से निपटना। धर्मी लोगों के लिए, या यूं कहें कि पाखंडियों के लिए, यह उनके नैतिक न्याय, उनके विवेक और उनकी नैतिकता की भावना को बनाए रखने का एक साधन है। ये व्यवहारिक और यथार्थवादी चीजों पर निर्णय सुनाने का एक जरिया है, खासकर इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं। और जो लोग किसी चीज या किसी व्यक्ति के लिए जीते हैं, मेरे ख्याल से सत्ता उनके लिए अपनी योग्यता साबित करने, अपना महत्व साबित करने का एक जरिया है। उनके अस्तित्व को परिभाषित करने वाले लक्ष्य को हासिल करने का एक अचूक तरीका। अगर इसे चरम सीमा तक ले जाया जाए तो ये शांति या यहां तक कि स्वतंत्रता का मार्ग बन जाता है। कैलेन के बोलते ही सन्नाटा छा गया। लगभग सभी लोग अचंभित भावों से उसे घूर रहे थे। क्या? कैसे? ये सवाल उनके दिमाग में लगातार बजते ढोल की थाप की तरह गूंज रहे थे। साइलस ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं, उसकी आंखों में एक खास चमक आ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। मैं सचमुच बहुत प्रभावित हूं, उन्होंने सौहार्दपूर्ण लहजे में कहा। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि आपका जवाब यहां मौजूद किसी और से ज्यादा आपके बारे में बताता है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। यह आपके लिए ही बना लगता है, खासकर जब यह आपसे आया हो। कैलेन की आंखें बुरी तरह कांप रही थीं। फिर हॉल में सन्नाटा छा गया। सांसें अटक गईं। कुछ लोग तो अपनी ही लार में लगभग घुट गए। एक क्षण बाद एक भयावह आभा ज्वार की लहर की तरह टूट पड़ी, जो खतरे से भरी हुई थी और अपनी तीव्रता में दम घोंटने वाली थी। ये संदेश साइलस को संबोधित था। फिर भी वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर अपनी आरामदेह मुद्रा बनाए रखा। सभी की निगाहें लायरा पर टिक गईं, जिसका ऑरा भयावह रूप ले चुका था, और साइलस पर, जो मानो कुछ किया ही न हो, बेफिक्र बैठा था। उनके भाव अनिश्चितता और अविश्वास के बीच झूल रहे थे। साइलस साहसी था, हद से ज्यादा साहसी। वे सभी जानते थे कि वह अपनी पीढ़ी में लुइस के सबसे करीबी थे, लेकिन ये तो हद से ज्यादा हो गया था। शायद अब वह अपने 2 बेहद प्रतिभाशाली बेटों से प्रेरित होकर बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। शायद वह मुखिया पद की लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। क्योंकि कैलन चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अंत में सत्ता ही सब कुछ तय करती है। और यही एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी। कैलन की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में सभी जानते थे, उसकी स्वाभाविक रूप से जागृत न हो पाने की अक्षमता। लुइस जैसी असाधारण प्रतिभा के बावजूद 7 साल की उम्र में जाग ना पाना अभूतपूर्व था। लुइस खुद 4 साल की उम्र में जाग गया था। ये रिकॉर्ड केवल एटिकस और अलीता ने ही बनाया था। बाकी ज्यादातर बच्चे 5 साल की उम्र में जाग गए थे, और जुड़वां बच्चे अपने छठे जन्मदिन से एक दिन पहले ही जाग गए थे। अभी अभी साइलस के शब्द सूक्ष्म थे, लेकिन वे उस कमजोरी पर सीधा प्रहार करने वाले खंजर की तरह थे। यहां तक कि लुइस के चेहरे पर भी हल्की सी शिकन थी। साइलस ने सिर्फ लापरवाही से ही नहीं बोला था, बल्कि उससे भी बुरी बात यह थी कि उसने ये शब्द किस समय कहे थे। इससे हमले का असर कहीं ज्यादा बढ़ गया। उसने कैलेन के जवाब के ठीक बाद, उस क्षण के चरम पर, जब आश्चर्य, पहचान और प्रशंसा की भावनाएं मन में बस जानी चाहिए थी, उस वाक्य को कहने का फैसला किया था। हालांकि सब कुछ पूरी तरह से मिटा दिया गया था, जैसे किसी मेज पर जमने से पहले ही धूल झाड़ दी जाती है, जैसे दिलों और दिमागों पर कोई अमिट छाप छोड़ने से पहले ही मिटा दी जाती है। यह अमानवीयता से कम नहीं था। मुस्कान के पीछे छिपा हुआ विष से भरा प्रहार, उपहास का एक सूक्ष्म लेकिन निर्मम कृत्य। कैलेन, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ शक्ति ही काफी है? एक महिला की कोमल आवाज हवा में गूंज उठी, जिससे तनाव कम हो गया, और फिर भी विरोधाभासी रूप से उसी समय ये तनाव और भी गहरा हो गया। ये वही महिला थी जिसने पहले कैलन की हरकतों को मनोरंजक और अजीब तरह से संतोषजनक पाया था। उसके सवाल के बाद छाए सन्नाटे में कैलन ने खुद को संभालने और अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ पल का समय लिया। फिर उन्होंने धीमी आवाज में बात की। एक और, केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, लेकिन शक्ति के बिना मनुष्य केवल एक गुलाम होता है, या इससे भी बदतर, एक लाश। उनकी आवाज शांत और संक्षिप्त थी।
दूसरी ओर आखिर किस चीज के लिए पर्याप्त है? उसकी निगाहें उठी और उसकी आंखों में जमी हुई ठंडक भरी हुई थी, जो उसकी आंखों से मेल खा रही थी। सत्ता किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहीं है। उसकी आंखें लाल हिमखंडों की तरह उदासीनता से कमरे में चारों ओर घूम गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। असीमित शक्ति ही अंत है। ये कहते हुए उन्होंने साइलस से निगाहें मिलाईं, जिसके चेहरे पर अब भी एक छोटी सी सौहार्दपूर्ण मुस्कान थी। वे शब्द किसी आदेश की तरह, किसी अटल सत्य की तरह प्रकट हुए। ऐसा लगा मानो वह केवल उत्तर नहीं दे रहा था, बल्कि एक घोषणा थी, एक तरह से चेतावनी। और उसका भार कमरे पर भारी पड़ गया। क्योंकि अगर आज जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद अंत में वही पूर्ण सत्ता के धारक बन जाते हैं, तो भविष्य में इन सभी हथकंडों का क्या मतलब रह जाएगा? उसकी किस्मत बदलने के लिए बस एक संयोग ही काफी था। और हालांकि उनमें से कोई भी इतना भोला नहीं था कि अगर जैसी बचकानी सोच में पड़ जाए, फिर भी परेशान करने वाली सच्चाई ये थी कि जब तक संभावना मौजूद थी, चाहे वह कितनी भी कम हो, चाहे कितनी भी असंभव हो, फिर भी यह एक संभावना थी। वे उसके बारे में दोबारा विचार करने से खुद को रोक नहीं सके। इस मुलाकात से ही कैलन के स्वभाव के बारे में दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आ गईं। पहली बात तो ये थी कि वह बेहद महत्वाकांक्षी, व्यवहारिक और अपनी उम्र से कहीं अधिक तीक्ष्ण संदेहवादी थे। दूसरी बात, वह बेहद अहंकारी था। खोखला और लापरवाह अहंकार नहीं, बल्कि सधा हुआ और सोच समझकर किया गया अहंकार। ऐसा अहंकार जो केवल उन्हीं लोगों में होता है जिन्हें अहंकार करने का अधिकार होता है। एटेक्स की निगाहें कैलन पर टिकी रहीं। उनकी निगाहों में कोई भाव नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि तुम किस तरह के राक्षस हो सकते हो, लेकिन लगता है कि या तो तुम अभी भी अपनी असलियत छुपा रहे हो, या फिर तुम बस इतने ही खोखले हो। चतुराई के बिना कच्ची बुद्धि व्यर्थ प्रतिभा है। और मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम बस इतने ही हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या हो, कैलेन। उसके शब्द लगभग फुसफुसाहट जैसे थे, उसके विचार उसके होठों से फिसल रहे थे, लेकिन सौभाग्य से किसी ने उन्हें नहीं सुना। बाकी बच्चे उससे इतने मोहित थे कि हर कोई अपने सामने और ऊपर बैठे उस लड़के के बारे में अपने अपने विचार और निष्कर्ष निकाल रहा था। और फिर तनाव पूरी तरह शांत होने के बाद पहली बार लुइस ने बात की। इस बिंदु से आगे कैलेन को लुइस क्रिम्सन, आपको कुलपति के सिंहासन के उत्तराधिकारी का पदभार ग्रहण हो गया है। वह रुका। आपने बहुत सुंदर बातें कही हैं, लेकिन केवल शब्दों से ही इस परिवार में आपकी स्थिति का निर्धारण नहीं होता। आपको एक क्रिम्सन और एक उत्तराधिकारी के रूप में अपने मानकों पर खरा उतरना होगा। आपने जिस मूल्य को प्रदान करने की बात कही है, उसे हमें प्रदर्शित करके दिखाएं। उनके फरमान के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। कैलेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी लाल आंखों की चमकदार सतह के नीचे अंगारों की तरह एक गहरा प्रकाश टिमटिमा रहा था। हालांकि वह पूरे समय अपने हाव भाव से दिखावा कर रहा था, लेकिन साइलस किसी तरह रेंगते हुए अपनी नाक खुजलाने में कामयाब हो गया था। किसी ने विरोध नहीं किया, या यूं कहें कि किसी ने विरोध करने की हिम्मत ही नहीं की। हालांकि साइलस ने एक सूक्ष्म लेकिन घातक हमला किया था, लेकिन इसके चलते लायरा और संभवतः लुइस को भी अपने इरादे जाहिर करने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में कूटनीतिक शिष्टाचार का सहारा लेकर असहमति जताना खुलेआम उकसावे के समान होगा। स्वाभाविक रूप से उनमें से कई असंतुष्ट थे। हालांकि जब तक वे लायरा के दुश्मन बनने के लिए तैयार नहीं होते, जिसका मतलब स्वतः ही लुइस के भी खिलाफ खड़ा होना होता है, तब तक कोई भी इस मुद्दे को दोबारा उठाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दबी निगाहें साइलस की ओर गईं। संदेह बढ़ता जा रहा था। क्या उसका इरादा शुरू से यही था? फिर भी उनके चेहरे पर वही शांत भाव बरकरार रहा, वही हल्की सी सौम्य मुस्कान उनके होठों पर बनी रही। लुइस के अचानक दिए गए आदेश पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। लुइस ने उस क्षण पर और अधिक समय नहीं बिताया। अब हम हमेशा की तरह बैठक शुरू करेंगे, उन्होंने सभा में मौजूद बाकी लोगों की ओर मुड़ते हुए कहा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। फिर अपनी निगाहें वापस कैलेन और अलीता समेत अन्य बच्चों की ओर मोड़ते हुए उन्होंने वे शब्द कहे जिनसे इस हॉल में उनकी उपस्थिति का अंत हो गया। आपको बर्खास्त किया जाता है। अध्याय 30, जन्मदिन की पार्टी। शाम की हवा में एक हल्की गुनगुनी हवा बह रही थी, और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश गहरे नीले और बैंगनी रंगों से रंग गया। गोधूली बेला की सुनहरी रोशनी ने जागीर पर लंबी लंबी परछाइयां फैला दी। पेड़ों की आकृतियां अनंत तक फैली हुई थी, उनके गहरे आकार एक रहस्यमय बैंगनी काले रंग से रंगे हुए थे। इस सुहावने मौसम में क्रिम्सन एस्टेट जीवन से भरपूर था, और उत्सव की ऊर्जा ने इसकी भव्यता को और भी निखार दिया था। मुख्य हॉल के दोहरे दरवाजे चौड़े खुले थे, मेहमानों का एक निरंतर प्रवाह जीवन की धारा की तरह अंदर बाहर आ जा रहा था। जैनिथ के प्रतिष्ठित परिवार एकत्रित हुए थे। क्रिम्सन, उनके अधीनस्थ एम्बरब्लेड, ब्लैकवुड, सोलेइल, नॉक्सियस, ड्यू और कई अन्य शक्तिशाली व्यक्तित्व। कुछ लोग कर्तव्य, जिज्ञासा या महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर दूर दूर से यात्रा करके आए थे। अंदर का वातावरण चहल पहल और परिष्कृत शालीनता का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था। विभिन्न समूहों ने पहले ही अपने अपने गुट बना लिए थे, उनकी बातचीत हल्की हंसी के साथ घुल मिल रही थी, और अनौपचारिक आदान प्रदान की परतों के नीचे राजनीतिक संकेत छिपे हुए थे। पृष्ठभूमि संगीत की लयबद्ध धुन पूरे स्थान में गूंज रही थी, जो जीवंत बातचीत को सहजता से पूरक कर रही थी। उनके बच्चे पहले से ही एक दूसरे से परिचित होने लगे थे। यहाँ तक कि सबसे कम उम्र के उपस्थित लोगों के बीच भी केवल मौज मस्ती जैसी कोई बात नहीं थी। इस तरह की सभाएं कभी भी केवल भोग विलास के लिए नहीं होती थी। यदि वे अपने बराबर या उससे ऊंचे दर्जे के किसी व्यक्ति से संबंध स्थापित कर पाते, तो यह उनके और उनके परिवार के भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने जैसा होता।
ये सच है कि माहौल हंसी मजाक और सामाजिक सहजता को बढ़ावा देता था, लेकिन इन सब के पीछे हमेशा सत्ता की एक अंतर्धारा मौजूद रहती थी। जब से उन्हें रुतबे और सत्ता का महत्व समझ में आया, तब से इन बच्चों को नेटवर्किंग की कला सिखाई गई थी। यहाँ इन गलियारों में उन्हें जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने और अपने अपने वंश की कठपुतली बनने से पहले रिश्ते बनाने का दुर्लभ अवसर मिला था। बचपन में बने इस तरह के बंधन अक्सर मजबूत गठबंधनों में तब्दील हो जाते हैं, जो शायद जीवन भर या पीढ़ियों तक भी टिक सकते हैं। बचपन की मासूमियत, हालांकि इस दुनिया में अक्सर बहुत जल्दी खो जाती है, फिर भी कभी कभी तब जीवंत हो उठती है जब बराबरी के लोग मिलते हैं। कभी कभी वे अभी भी युवा थे और मिलने, बात करने और रात का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। यह मासूमियत तमाम बाधाओं के बावजूद पनप सकती है, जिससे सच्ची दोस्ती का निर्माण हो सकता है, या फिर सबसे दुर्लभ खजाना भी मिल सकता है, राजनीति से अछूता प्यार। एक एक करके ज़ेनिथ के असली ताकतवर लोग आने लगे। माहौल में धीरे धीरे बदलाव आया। बड़ी बड़ी परिवारों के प्रमुख बुजुर्गों के आने से पहले की चहल पहल भरी बातचीत एक सम्मानजनक खामोशी में बदल गई। उनकी उपस्थिति ही ध्यान खींचने वाली थी, उनकी चाल ढाल अधिकार से मिलने वाली शालीनता से परिपूर्ण थी। अब तक हॉल में अधिकतर बच्चे और अपने अपने परिवारों के मध्यम वर्गीय लोग ही मौजूद थे, प्रख्यात हस्तियों के वंशजों को छोड़कर। लेकिन इन प्रतिष्ठित बुजुर्गों के आगमन से सभा का महत्व और भी बढ़ गया। जैसा कि अपेक्षित था, बैठने की व्यवस्था सामाजिक प्रतिष्ठा के कठोर पदानुक्रम के अनुरूप थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली लोगों ने सम्मान के पदों पर कब्जा जमाया था। संरचना स्पष्ट थी। सबसे पहले तीसरे स्तर के परिवार बसे, उसके बाद दूसरे और पहले स्तर के यानी एम्बरब्लेड परिवार बसे। ज़ेनिथ के पुराने दिग्गजों की तुलना में अपेक्षाकृत युवा वंश होने के बावजूद क्रिम्सन्स ने प्राचीन परिवार का दर्जा जबरदस्ती हासिल कर लिया था। यह उपाधि आमतौर पर अरेस पर गहरे इतिहास वाले वंशों के लिए आरक्षित होती है। ये प्रतिष्ठा उन्हें समय के कारण नहीं, बल्कि उनकी अदम्य शक्ति के कारण मिली थी। उन्होंने एम्बरब्लेड्स को पछाड़ दिया था और उनके प्रभुत्व को चुनौती देने का कोई रास्ता न होने के कारण पूर्व प्राचीन परिवार के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ताकत सब कुछ सही कर देती है। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ी, आगमन की अगली लहर शुरू हुई। इस बार क्रिम्सन परिवार के वंशज आए। इस समय तक मेलजोल अच्छी तरह से चल रहा था। प्रभावशाली व्यक्तियों के बच्चों ने पहले ही गुट बनाने शुरू कर दिए थे। स्वाभाविक रूप से अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ते हुए वे चुपके से अन्य परिवारों के सहयोगियों को भी अपने साथ मिला रहे थे। उनके समूह छोटे छोटे गुटों की तरह दिखते थे, जिनमें से प्रत्येक अपने सबसे मजबूत या सबसे प्रभावशाली सदस्य के इर्द गिर्द घूमता था। क्रिम्सन्स भी इस माहौल में शामिल हो गए और बदलते सामाजिक परिदृश्य में सहजता से घुल मिल गए। वे जहां भी जाते, उनकी उपस्थिति को स्वीकार किया जाता, उनके फैसलों पर ध्यान दिया जाता। वे किससे बात करते, किसे अनदेखा करते और किसे अपना ध्यान देने योग्य समझते। फिर मानो रात की कार्यवाही की वास्तविक शुरुआत का संकेत देते हुए कुलपति के सिंहासन के पीछे के दोहरे दरवाजे खुल गए। निजी कक्षों से लुइस क्रिम्सन आगे बढ़ा। उसकी आकृति में शांत अधिकार झलक रहा था। उसके पीछे थाडियस आया। उसके चेहरे के भाव भावहीन थे। कभी चहल पहल से भरा रहने वाला वह कमरा अब मानो सांस रोककर बैठा था। लुइस एक शांत प्रभुत्व के भाव से आगे बढ़ रहा था। उसका हर कदम सधा हुआ लेकिन सहज था, मानो उसके आसपास का स्थान ही उसकी उपस्थिति को समायोजित करने के लिए खुद को बदल रहा हो। सिंहासन पर पहुंचकर वह सहजता से उस आसन पर बैठ गया, मानो वह वहीं का निवासी हो। सम्मानपूर्वक की गई शुभकामनाओं का जवाब देने के लिए उसने बस एक हल्का सा सिर हिलाया। बैठने की व्यवस्था उस समय की जटिल सत्ता समीकरणों को दर्शाती थी। एम्बरब्लेड, जो कभी ज़ेनिथ के अभिजात वर्ग में सबसे प्रभावशाली शक्ति थे, सिंहासन के सबसे करीब क्रिम्सन परिवार के सर्वोच्च पदस्थ सदस्यों के ठीक पीछे बैठे थे। फिर भी उनकी निकटता के बावजूद सूक्ष्म अंतर स्पष्ट था। जो लोग वास्तव में आंतरिक घेरे में बैठे थे, जो लुइस के सबसे करीब थे, वे क्रिम्सन वंश के चौथे आरोही पुरुष और महिलाएं थीं। ऐसे व्यक्ति जिनकी शक्ति और प्रतिष्ठा उन्हें एम्बरब्लेड परिवार के सबसे प्रमुख व्यक्तियों से भी एक पायदान ऊपर रखती थी। ये सत्ता में आए बदलाव का एक मौन लेकिन अकाट्य संकेत था। अब क्रिम्सन्स का ही बोलबाला था। थेडियस लुइस के सिंहासन के ठीक नीचे सबसे ऊंची सीढ़ी पर उतरा। उसकी हर हरकत में निपुणता और शालीनता झलक रही थी। आप सभी की उपस्थिति और इस निमंत्रण का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। हम अभिभूत हैं, उन्होंने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा और थोड़ा झुककर अभिवादन किया। हॉल में हल्की सी हंसी और मनोरंजन की लहर दौड़ गई। क्या आप विनम्र महसूस कर रहे हैं? उपस्थित लोग मन ही मन मुस्कुराए, कुछ ने तो दबी आवाज में खुलकर उपहास किया। क्रिम्सन से मिले निमंत्रण को ठुकराना कितना हास्यास्पद विचार है। भला कौन इतना मूर्ख हो सकता है? बेशक कोई भी समझदार व्यक्ति मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। आज रात हम एक महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्रिम्सन परिवार के वंशज, भावी कुलपति, युवा लॉर्ड कैलिन और लुइस क्रिम्सन का जन्मदिन और वयस्कता का आगमन। जैसे ही थाडियस की आवाज गूंजी, भव्य दोहरे दरवाजे एक बार फिर खुल गए। एक छोटा लड़का अंदर आया। उसके गहरे लाल बाल, जो रेशम की तरह लहराते हुए पीछे की ओर कंघी किए हुए थे, हॉल की चमकदार रोशनी में चमक रहे थे, जिनमें चांदी की हल्की लंटें दिखाई दे रही थी जो पहली नजर में मुश्किल से ही नजर आती थी। उन्होंने गहरे काले रंग के वस्त्र पहने थे, जिनका कपड़ा प्रकाश के अनुसार गहरे बैंगनी काले और आधी रात की छाया में बदलता रहता था। वस्त्र के निचले हिस्से, कलाई और किनारों पर चांदी की कढ़ाई की गई थी, जो अपनी सूक्ष्म चमक में नाजुक लेकिन राजसी थी। हॉल में एक परिष्कृत तालियों की गूंज सुनाई दी, जो उत्साहपूर्ण और संयमित दोनों लग रही थी।
कैलिन एक सम्राट की गरिमा के साथ आगे बढ़ा, अपने उल्लेखनीय शांत चेहरे और भावहीन निगाहों को लिए हुए। अगला मुखिया, आखिरकार उन्होंने उसे ही चुन लिया। जैसा कि उम्मीद थी, एम्बरब्लेड परिवार के मुखिया थॉर्न एम्बरब्लेड ने मन ही मन सोचा और अपने विचारों को एक सहज मुस्कान से छिपा लिया। वह अपने विचारों में अकेला नहीं था, अन्य लोग भी इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे, हालांकि वे बाहरी तौर पर अपने विनम्र भाव बनाए हुए थे। कैलिन लुइस के सिंहासन के थोड़ा बाईं ओर स्थित एक छोटे सिंहासन पर चढ़ गया और संयमित शालीनता के साथ बैठ गया, अपने पिता को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। कैलिन के पूरी तरह से बैठ जाने के बाद थाडियस की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने बोलना जारी रखा। हम न केवल उनकी नई उम्र का जश्न मना रहे हैं, बल्कि उन जिम्मेदारियों के भार का भी जश्न मना रहे हैं जो अब उनके कंधों पर आ गई हैं। उनकी मुस्कान व्यंग्यपूर्ण हंसी में बदल गई। वही दायित्व जो आप नेता अपने परिवारों, क्रिम्सन परिवार और संपूर्ण ज़ेनिथ के लिए निभाते हैं। इसके बाद तालियों की एक और धीमी गड़गड़ाहट हुई। तालियों के पीछे उनके चेहरे उदासी से भर गए। क्रिम्सन परिवार के लिए ये लोग दिन ब दिन और भी साहसी और भी अत्याचारी होते जा रहे हैं।